और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 2 के पहले एपिसोड को, जिसके साथ 8वां स्टोरी आर्क यानी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क शुरू हो जाएगा। अगर आपने सीजन 1 के वीडियोस और मुगेन ट्रेन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई। एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां मुगेन ट्रेन फिल्म खत्म हुई थी। हमने देखा था कि अपर रैंक का डीमन अकाजा रेंगोकू को मार देता है, जिस पर तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके बहुत रोते हैं। रेंगोकू का कासुगाई क्रो उसके छोटे भाई सेंजूरो को भी जाकर ये खबर सुना देता है, जिससे सेंजूरो भी बहुत दुखी हो जाता है। कहानी अब आगे बढ़ जाती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिन्होंने तोशिकुनी नाम के एक लड़के को गोद लिया था। घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे जो कि तोशिकुनी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये कितना इंटेलिजेंट और अच्छा लड़का है। इस पर उस बच्चे के पेरेंट्स बताते हैं कि वो भी अपने बेटे से खुश हैं, पर उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो धूप में बाहर नहीं जा सकता है। वो बच्चा रूम में खड़ा हुआ ये सब सुनता है और वो लाइब्रेरी से लाई बुक में किसी प्लांट के बारे में पढ़ रहा था। तभी उसके पास अकाजा आकर कहता है कि वो उसे रिपोर्ट करने आया है। इससे हमें पता चलता है कि वो बच्चा असल में मुजान है, जिसने अब एक बच्चे का रूप धारण कर लिया है। अकाजा बताता है कि मैं ब्लू स्पाइडर लिली नाम का फ्लावर ढूंढने में नाकाम रहा, लेकिन मैंने एक हाशिरा को इस बीच मार दिया है। मगर ये सुनकर मुजान को खुशी नहीं होती, बल्कि फ्लावर ना ढूंढ पाने पर वो अकाजा से गुस्सा हो जाता है, जो अपनी एक उंगली से अकाजा को दबा देता है, जिससे अकाजा की मरने जैसी हालत हो जाती है। मुजान कहता है कि एक डीमन को इंसान का मारना कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ 3 और डीमन स्लेयर्स थे जो कि जिंदा वापस चले गए थे, तो तुम्हें खुशी किस बात की है? मुजान अकाजा को वापस भेज देता है और अकाजा इस बात का गुस्सा निकालने तांजीरो की तलवार के पास आ जाता है, जिसे उसने एक पेड़ में लगा रखी है। वो उस पर वार करता है, जिससे तलवार टूट जाती है। अब अकाजा अपने मन में सोचता है, मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है, अब जब अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। दूसरी तरफ बटरफ्लाई मेंशन में ओई खाना बना रही होती है। अचानक एक हाथ टेबल के नीचे से निकलता है और सारा खाना चुरा कर ले जाता है। वो हाथ जेनित्सु का होता है, जो अपने और अपने दोस्तों के लिए खाना ले जा रहा है। रास्ते में वो सोचता है कि कैसे रेंगोकू के जाने के बाद से तांजीरो कभी हंसा नहीं है, यहाँ तक कि इनोसुके जैसा लड़का उस दिन रो पड़ा और आज तक सदमे में है। पर वो भी गलत नहीं है, रेंगोकू थे ही इतने अच्छे और ताकतवर कि उनके सामने हम कुछ नहीं लगते। वो फिर अपने रूम तक पहुंच जाता है, जहां आते ही उसे पता चलता है कि तांजीरो गायब है। ओई की एक स्टूडेंट बताती है कि तांजीरो अपनी पेट की चोट होने के बाद भी ट्रेनिंग पर चला गया है। जेनित्सु को भी इससे टेंशन हो जाती है, लेकिन असल में तांजीरो सेंजूरो के पास जा रहा होता है। रेंगोकू का कासुगाई क्रो उसे रास्ता दिखाता है और कुछ देर में तांजीरो रेंगोकू के घर पहुंच जाता है। सेंजूरो घर के बाहर ही होता है और उसके बालों से तांजीरो समझ जाता है कि ये रेंगोकू का भाई है। तांजीरो बताता है कि वो रेंगोकू का मैसेज लेकर वहां आया है। इतने में रेंगोकू के डैड शिनजीरो बाहर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, हमें रेंगोकू का कोई मैसेज नहीं चाहिए। वो आगे कहते हैं कि जब उसमें हिम्मत नहीं थी तो डीमन स्लेयर क्यों बना, फिर तो उसे मरना ही था। और इसी तरह वो रेंगोकू को काफी भला बुरा सुनाने लगते हैं। वो सेंजूरो से भी कहते हैं, तुम भी रेंगोकू का मातम बनाना छोड़ दो और आगे बढ़ो। तांजीरो ये सुन नहीं पाता और बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है कि आपको अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। रेंगोकू के डैड पूछते हैं कि तुम कौन हो? तांजीरो जवाब देता है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प से है। और इतने में रेंगोकू के डैड को उसकी हैनाफुदा इयररिंग्स दिख जाती हैं और उनके हाथ से शराब का जार टूटकर गिर जाता है। रेंगोकू के डैड को गुस्सा आ जाता है। वो तांजीरो से पूछते हैं कि तुम सन ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हो ना? और इससे पहले कि तांजीरो कुछ समझे, वो आकर तांजीरो पर अटैक कर देते हैं। सेंजोरू अपने पिता से तांजीरो को छोड़ देने के लिए रोता है, पर वो नहीं सुनते और उसे भी चांटा मार देते हैं। तांजीरो को इससे गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर शिनजूरो को उन दोनों से दूर कर देता है। वो शिनजूरो को मॉन्स्टर कहता है और पूछता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपने एक बेटे की मौत पर बिल्कुल दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे बेटे को मार रहे हैं। शिनजूरो बोलते हैं कि तुम्हें इससे क्या करना, जिस पर तांजीरो कहता है कि वो यहाँ मदद करने आया है। पर शिनजूरो को भरोसा नहीं होता कि कोई सन ब्रीदर कभी उन जैसों की मदद कर सकता है, ऐसा उस किताब में लिखा है। तांजीरो ये लाइन सुनते ही सतर्क हो जाता है और सोचता है कि सन ब्रीदिंग का मतलब क्या हिनोकामी कागुरा तो नहीं? अंकल बताते हैं कि सन ब्रीदिंग अब तक की सबसे पहली और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग टेक्निक है, बल्कि इसके अलावा हर ब्रीदिंग फॉर्म सन ब्रीदिंग से ही बनाया गया है, जैसे कि फायर, वाटर और विंड। तांजीरो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
उसकी फैमिली तो हमेशा से कोयला जलाने का काम कर रही है, वो तो बस आम लोग थे। तो फिर सन ब्रीदिंग और कागुरा डांस क्या है? शिनजिरो फिर से रेंगोकू को कोसने लगता है, जिससे तांजीरो बहुत गुस्सा हो जाता है। तांजीरो फिर अंकल को मारने आगे बढ़ता है, जिस पर सेंजूरो चिल्लाकर बताता है कि वो हाशिरा रह चुके हैं। पर तब तक तांजीरो उन्हें मारने पहुंच जाता है, लेकिन शिनजिरो के एक पंच से ही वापस दूर हो जाता है। शिनजिरो तांजीरो को बार बार मारते रहते हैं और सेंजूरो दूर से रोता हुआ उन्हें रोकने की कोशिश करता रहता है। वहीं तांजीरो सोचता है कि हिनोकामी कागुरा डांस सन ब्रीदिंग है, तब भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि रेंगोकू को बचा पाता, और इससे उसे और गुस्सा आ जाता है, जिससे वो शिनजिरो के सिर पर जोर से अपना सिर दे मारता है। अब कुछ समय बाद रेंगोकू के घर के अंदर तांजीरो सेंजूरो से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तांजीरो फिर रेंगोकू के आखिरी पलों के बारे में उसके भाई को बताता है, जिससे सेंजूरो खुश होता है कि रेंगोकू आखिर तक स्ट्रॉन्ग रहा। तांजीरो माफी भी मांगता है कि उसके होते हुए ये सब हो गया, पर सेंजूरो को इसमें उसकी गलती कहीं नहीं दिखती। साथ ही वो तांजीरो के लिए वही बुक ले आता है जिसके बारे में रेंगोकू ने उसे बताया था, और उसके अंदर पिछले सभी फ्लेम हाशिरास के बारे में लिखा हुआ था। बुक खोलते ही तांजीरो और सेंजूरो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने उस बुक के सारे पन्ने फाड़ दिए थे। सेंजूरो माफी मांगता है और उसे लगता है कि ये काम भी उसके फादर ने ही किया होगा। वो तांजीरो से माफी मांगता है और कहता है कि इस बुक में लिखी बातों को मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा और तांजीरो तुम्हें बताता रहूंगा। तांजीरो भी जवाब देता है कि वो और मेहनत करके ट्रेनिंग करेगा। उससे कागुरा डांस हो तो जाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को उस टाइम कंट्रोल नहीं रख पाता है। वो आगे कहता है कि उस दिन मुझे बहुत ही कमजोर महसूस हो रहा था और काश मैं थोड़ी हिम्मत दिखाकर रेंगोकू को बचा लेता। वो सेंजूरो से प्रॉमिस भी करता है कि वो रेंगोकू जैसा ही पावरफुल हाशिरा बनेगा। सेंजूरो तांजीरो को फिर अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे वो भी अपने भाई जैसा बनना चाहता था, मगर बहुत प्रैक्टिस के बाद भी उसकी निचरिन तलवार ने कभी कलर नहीं बदला, क्योंकि उसके लिए इंसान में बहुत पावर्स होनी चाहिए। इसीलिए अब वो डीमन स्लेयर बनने का सपना छोड़ देगा, और अगर उसका भाई यहाँ होता तो इस बात पर उसे माफ कर देता। तांजीरो जाने लगता है और तभी सेंजूरो उसे रेंगोकू का सोर्ड गार्ड देता है और कहता है कि ये उसके काम आएगा, और तांजीरो वापस लौट जाता है। वहीं सेंजूरो शाम को अपने डैड के रूम में उनकी तबीयत पूछने आता है। वो उन्हें रेंगोकू का मैसेज बताना चाहता है, लेकिन उसके डैड को लगता है कि रेंगोकू ने बस उनकी बुराई ही की होगी। इस पर सेंजूरो कहता है, आप अपना ध्यान रखना डैड, यही रेंगोकू के लास्ट वर्ड्स थे। सेंजूरो चला जाता है और उसके जाते ही उसके डैड अपने बेटे रेंगोकू को याद करके रोने लगते हैं। दूसरी तरफ तांजीरो जंगल से वापस बटरफ्लाई मेंशन जा रहा होता है, पर वो इतना थक चुका होता है कि उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम उसे अपने सामने हैगेंजुका दिखाई दे जाता है, जो कि बेहद गुस्से से भागते हुए तांजीरो की तरफ आ रहा है, क्योंकि तांजीरो ने उनकी दूसरी तलवार भी खो दी थी। उन्हें देखकर तांजीरो डर के मारे भागने लग जाता है। शाम से लेकर पूरी रात तक दोनों आगे पीछे भागते रहते हैं। रात में फिर ओई चुपके से पीछे का दरवाजा खोलती है और तांजीरो को मेंशन के अंदर ले लेती है, जिससे तांजीरो बच जाता है और हैगेंजुका आगे निकल जाता है। अगले दिन सब शांत हो जाता है। तांजीरो जेनित्सु और इनोसुके नाश्ता करते हैं और ओई बताती है कि उसने हैगेंजुका को उनके फेवरेट राइस डम्पलिंग्स दे दिए हैं, जिससे उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। तांजीरो जेनित्सु और इनोसुके बटरफ्लाई मेंशन में ही रहकर जमकर ट्रेनिंग करते हैं और इसी के साथ साथ वो मिशंस भी कंप्लीट करते रहते हैं। अब जेनित्सु भी जैसे तैसे मिशन पर अकेला जाने लगा था और इनोसुके पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका है। तांजीरो फिर नॉर्थ वेस्ट के एक मिशन पर जाता है, जहां उसका साथ नेजुको देती है। दोनों अब एक टीम की तरह काम करने लग जाते हैं। डीमन इतना डर जाता है कि वहां से भागकर शहर में आ जाता है। उसे लगता है कि वो बच गया, मगर तांजीरो के स्मेल टेक्निक से डीमन उन्हें मिल जाता है और दोनों भाई बहन साथ में डीमन को खत्म कर देते हैं। सुबह तक दोनों फिर दोबारा बटरफ्लाई मेंशन पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर से ही उन्हें ओई के स्टूडेंट्स के रोने की आवाज आ जाती है। मेंशन के अंदर ओई की 2 स्टूडेंट्स रो रही होती हैं। उनके सामने साउंड हाशिरा टेंजन उजुई खड़ा होता है। उसके एक हाथ में ओई और दूसरे हाथ में ओई की तीसरी स्टूडेंट नाहो होती है। कानाओ भी वहीं होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो अपना कॉइन निकालती है। पर उसे तांजीरो की बात याद आ जाती है कि अब से वो अपने दिल का फैसला सुनेगी। उजुई तब तक ओई और नाहो को ले जाने लगता है, पर तभी कानाओ उसका हाथ पकड़कर उजुई को रोक लेती है, पर उजुई उसे चिल्ला देता है। इससे बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी वहाँ आती हैं और सब मिलकर उजुई पर अटैक कर देते हैं। तांजीरो भी तब तक अंदर आकर उजुई से उन्हें छोड़ देने को कहता है, पर फिर उसे समझ नहीं आता कि उजुई ने उन्हें पकड़ा
पकड़ा है या उन सब ने उजुई को। तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो फिर उजुई को भी अपने सिर से टक्कर मारने आता है, लेकिन उजुई अब तक इस चाल को समझ चुका होता है और अपनी जगह से हट जाता है, जिससे तांजीरो जमीन पर गिर जाता है और बाकी सब भी। जब तक वो खड़ा होता है, उजुई ओई और नाहो को लेकर गेट के ऊपर खड़ा होता है। वो बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है जहां उसे 2 फीमेल डीमन स्लेयर्स की जरूरत होगी, मगर ऐसे डीमन स्लेयर्स जो बिल्कुल होशियार ना हो। इसीलिए वो इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा है और तांजीरो को उसे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसका सुपीरियर है और एक हाशिरा है। तांजीरो उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसे ले जाना है तो वो उन तीनों को ले जा सकता है, लेकिन उजुई को समझ नहीं आता कि कौन तीन। वो अपना मुंह दाएं और बाएं की ओर घुमाता है और देखता है कि एक साइड इनोसुके और दूसरी साइड जेनित्सु काफी हीरोइक स्टाइल में आ चुके हैं। तीनों फिर उजुई के सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें ले जाने को कहते हैं। उजुई भी ज्यादा देर नहीं लगाता और मान जाता है, पर एक शर्त पर कि तीनों को उजुई की हर बात माननी पड़ेगी। चारों अब अपने आने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते हैं, जहां इनोसुके उजुई से पूछता है कि वो कहां जा रहे हैं। उजुई बताता है कि वो जापान की सबसे हवस और वासना वाली जगह पर जा रहे हैं, एक चमचमाती हुई जगह जो कि डीमंस के घर है, द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बाहर आते हैं और तांजीरो और इनोसुके को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था और जेनित्सु के इस नाम से पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो जानता है कि वो जगह क्या है। तभी उजुई कहता है कि वो एक गॉड है और बाकी तीनों उसके सामने मच्छर के समान हैं। तो मैं जैसा कहूंगा तुम सबको ठीक वैसा ही करना है। जेनित्सु को लगता है कि उजुई पागल है जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त तांजीरो उजुई से ये पूछता है कि आखिर वो किस चीज का गॉड है, जिस पर जेनित्सु का भरोसा तांजीरो से उठ जाता है और उजुई बताता है कि वो चमक धमक और फेस्टिवल्स का गॉड है। पर इतने में ही इनोसुके भी चुप नहीं रहता और बोलता है कि वो भी पहाड़ों के राजा हैं, पर उजुई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मिशन के लिए उनको अपने पीछे आने के लिए कहता है। जेनित्सु समझ जाता है कि उजुई और इनोसुके पागलपन में बिल्कुल एक जैसे हैं। अब उजुई की भागने की स्पीड बहुत तेज होती है और वो 1 सेकंड में इतना दूर चला जाता है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। और यहाँ इनोसुके, तांजीरो और जेनित्सु उसकी स्पीड से काफी इंप्रेस होकर उसके पीछे जाते हैं। रात हो जाती है और सभी मिलकर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुँचते हैं। उजुई कहता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा, पर इतना कहते ही जेनित्सु और इनोसुके अलग अलग डायरेक्शंस में भाग जाते हैं और तांजीरो उन्हें रोकने निकल जाता है। उजुई को यह पता चलता है और वो 2 सेकंड में ही दोनों को खींचकर वापस एक जगह ले आता है। तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु उस जगह को बहुत शौक से देखने लग जाते हैं क्योंकि वो जगह बिल्कुल जन्नत लग रही थी। वहाँ पर हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। उजुई उन्हें समझाता है कि ये योशिवारा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है। इनोसुके एक साथ इतने लोग देखकर हैरान रहता है और उन्हें अपने सर से टक्कर मारने निकल जाता है। उजुई उसे पकड़ लेता है और तांजीरो से पूछता है कि वो येलो बाल वाला लड़का कहाँ है। यहाँ बालकनीज में जेनित्सु को बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो उसे अपने पास बुला रही थी, तो उजुई उसे भी घसीट कर वापस लाता है और कहता है कि इन सब के लिए अभी तुम छोटे हो। उजुई फिर बताता है कि यह जगह दिन में भूतिया सड़क जैसी लगती है जहाँ कोई नहीं रहता, मगर रात में ये इंसानों से भर जाती है, जो कि एक डीमन के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ काम करने वाली लड़कियाँ भी अलग अलग हैं। कई लड़कियाँ गरीबी और कर्जे की वजह से यहाँ आकर वैश्या बन जाती हैं, जिससे उन्हें खाना, कपड़ा और रहने की जगह दी जाती है। अगर ये हाई रैंक पर पहुँच जाए तो कोई अमीर आदमी इन्हें खरीद कर अपने साथ ले जाता है। सबसे हाई रैंक ओइरन होती है। उजुई फिर एक होटल में कमरा लेता है और बाकी तीनों को उनका मिशन समझाता है। वो कहता है कि उन्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा और वहाँ उसकी पत्नी को ढूंढना होगा। जेनित्सु को गुस्सा आता है और वो कहता है कि हम लोग इतने फालतू नहीं है कि तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी पत्नी ढूंढते फिरें। उजुई की पूरी बात सुने बिना जेनित्सु ऐसा करता है तो उजुई को भी गुस्सा आ जाता है। वो बताता है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ यहाँ पहले से ही जासूसी कर रही है, लेकिन कुछ दिनों से उनकी खबर आना बंद हो गई है, इसीलिए वो उनका पता लगाना चाहता है। उजुई फिर तीनों को बहुत सारे लेटर्स दिखाता है जो उसकी वाइफ उसे लिखकर कासुगाई क्रो के जरिए भेजती थी। तांजीरो कहता है कि ये तो बहुत सारे लेटर्स हैं, जिस पर उजुई आगे बताता है कि उसकी 3 वाइफ्स हैं, जिसे सुनकर जेनित्सु शॉक हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है, तुम जैसे की वाइफ है और वो भी 3, जिसे सुनकर उजुई जेनित्सु को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। इससे डरकर बाकी दोनों भी चुपचाप बैठ जाते हैं।
उसकी तीनों वाइफ हाई रैंक की निंजास हैं। उजुई जब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आया तो उसे डीमन की कोई भी खबर नहीं मिल पाई, इसीलिए उसने अपनी वाइफ्स को वहां भेजा ताकि वो कुछ पता कर सके। टोकिटो हाउस में सुमा है, ओहिमोतो हाउस में माकियो और क्योगोकू हाउस में हिनात्सुरु। इनोसुके इतने में बोलता है कि कहीं कोई मर ना गई हो, जिस पर उजुई उसे और भी जोर से पंच कर देता है और इनोसुके जेनित्सु के ऊपर जाकर बेहोश हो जाता है। अब अगर उजुई वहां जाएगा तो लोगों के बीच उसे अलग ही पहचाना जा सकता है, इसीलिए वो चाहता है कि ये तीनों अपना भेष बदलकर डिस्ट्रिक्ट में घुसपैठ करें। इतने में होटल का स्टाफ आ जाता है और कहता है कि उजुई का मंगवाया हुआ सारा सामान वो ले आया है। अब टोकिटो हाउस में वहाँ के ओनर शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने उजुई ने 3 लड़कियां खड़ी की हुई हैं। उजुई तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु को लड़कियों के कपड़े पहनाकर और मेकअप करके लाता है ताकि कोई हाउस उन्हें ले ले और वो उसकी वाइफ्स के बारे में पता लगा सके। पर इतने भयानक मेकअप में डरावनी दिखने वाली लड़कियों को टोकिटो हाउस ने लेने से मना कर दिया। उजुई ने फिर अपने चार्म से वहाँ की फीमेल ओनर को पटा लिया, जिससे उन्होंने चुनकर तांजीरो को खरीद लिया। अब इनोसुके और जेनित्सु बच जाते हैं, जिस पर उजुई कहता है कि तुम्हें हाउस में भेजने के लिए तो मुझे सामने से पैसे देने पड़ेंगे। जेनित्सु को भी उजुई के साथ रहना बहुत बुरा लगता है। इनोसुके को फिर एक जगह भीड़ दिखाई देती है तो वो भागकर वहां जाता है। वो देखते हैं कि टोकिटो हाउस की कोइनात्सु अपने अगले क्लाइंट के पास जा रही है। जेनित्सु पूछता है क्या ये उजुई की वाइफ है और क्या बाकी सब भी इतनी ही सुंदर दिखती हैं? जिस पर उजुई मना करके दोबारा जेनित्सु को पंच कर देता है। इतने में इनोसुके के पास एक लेडी आती है और उसे अपने साथ खरीद कर ले जाती है। वो ओगिमोतो हाउस की ओनर होती है। उजुई फिर जेनित्सु को देखता है, जिससे जेनित्सु को एहसास होता है कि तीनों में अब बस वही बचा है। ओगिमोटो हाउस में उसकी ओनर इनोसुके का मेकअप धो देती है और इनोसुके का खूबसूरत चेहरा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो सब उसे लड़की ही समझते हैं। वहीं जेनित्सु भी क्योगोको हाउस में आ जाता है और शैमिसेन बजाता है। अचानक उसके अंदर गुस्सा आता है और शैमिसेन को जेनित्सु गिटार जैसा बजाने लगता है। उसके सुनने की पावर स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे उसे बाकी लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं। वो बात करती हैं कि ज़ेंको यानी जेनित्सु को बेचने वाला लड़का हैंडसम था, इसीलिए हमारी ओनर ने इस लड़की को रख लिया, जबकि इसका मेकअप कितना डरावना है। जेनित्सु को ये भी याद आता है कि कैसे उजुई ने कहा कि ये लोग उससे टॉयलेट भी साफ करवा सकते हैं, बस वो इसे यहाँ रख लें, उन्हें इसके पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। वहीं टोकिटो हाउस में तांजीरो सबके कामों में हाथ बटाता है। उसे फिर कुछ सामान ऊपर रखने को कहा जाता है, जिसे उसे कोइनात्सु के कमरे में रखना है। ऊपर 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि कैसे कुछ दिन पहले हाउस की मैडम की मौत हो गई है और सुमा नाम की लड़की ने आशिनुके कर लिया है। तांजीरो तब तक वहां आ जाता है और सुमा का नाम पहचान जाता है कि वो उजुई की वाइफ है। वो उन लड़कियों से पूछता है कि आशिनुके क्या होता है, जिस पर एक लड़की बताती है कि जो वैश्या बिना अपना कर्जा चुकाए यहाँ से अपने आशिक के साथ भाग जाती है, उसे आशिनुके करना बोला जाता है और सुमा ने भी यही किया है। तभी वहाँ हाउस की कोइनात्सु आ जाती है और लड़कियों से कहती है कि उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुमा का पता किसी को नहीं है। कोइनात्सु तांजीरो को उसका सामान लाने के लिए कुछ कैंडीज देती है। फिर तांजीरो उससे सुमा के बारे में पूछने लग जाता है। कोइनात्सु को उस पर शक होता है और वो पूछती है कि उसे सुमा के बारे में क्यों जानना है। तांजीरो घबरा जाता है, पर सुमा का पता लगाना भी जरूरी है, तो तांजीरो अपने दिल पर पत्थर रखकर जैसे तैसे झूठ बोलता है। पर उसका झूठ ये होता है कि सुमा असल में उसकी बड़ी बहन है, जिसे सुनकर कोइनात्सु और दोनों लड़कियां बहुत शौक में आ जाती हैं। तांजीरो आगे बताता है कि जितना टाइम भी सुमा यहाँ थी, वो दोनों लेटर्स के जरिए आपस में बात किया करते थे और सुमा ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो भाग जाए। कोइनात्सु भी उसकी बात पर हामी भरती है। वो कहती है कि उसे भी बिल्कुल नहीं लगा कि सुमा ऐसा करेगी और उसके जाने के बाद कोई सबूत भी नहीं था, बस उसके कमरे में एक डायरी रखी थी जिसमें भाग जाने के बारे में सुमा ने लिखा हुआ था। तांजीरो फिर सोचने लगता है कि आशिनुके एक डीमन के लिए किसी को मारने का बहुत अच्छा बहाना है। इससे वो इंसानों को मार भी देगा और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लगेगा कि वो इंसान भाग गया है। और डायरी को तो कोई भी नकली बनाकर कमरे में रख सकता है। वो आगे प्रे करता है कि सुमा ठीक हो, और अगर नहीं भी हो तो वो लोग उसे बचा लेंगे। यहाँ उजुई एक हाउस की छत पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। वो सोचता है कि एक और दिन निकल गया और कोई खबर नहीं आई। उसे दूर से ही महसूस होता रहता है
कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उसे लगता है कि कोई और इस बात को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो डीमन यहाँ पर रह रहा है वो एक अपर रैंक का डीमन है? और अगर ऐसा है तो ये लड़ाई मौत की भी हो सकती है। यहाँ इनोसुके अपने हाउस में गुस्से से कहीं जा रहा होता है और कहता है कि उसने अगर ये किमोनो पहने रखा तो वो मर जाएगा। तभी उसे कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो कि उजुई की दूसरी वाइफ माकियो की बात कर रही थी। इनोसुके चुपके से उनकी बातें सुनने लग जाता है। एक लड़की कहती है कि माकियो अगर ऐसा ही करती रही तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दूसरी लड़की कहती है कि शायद उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसने माकियो को बहुत आवाज लगाई पर फिर भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही है, तो काश वो ठीक हो। इनोसुके इससे माकियो के कमरे की ओर जाने लग जाता है। वो लड़कियां इनोसुके यानी इनोको को रोकती हैं और कहती हैं कि उसे आराम से चलना चाहिए वरना वो गिर जाएगी। और इनोसुके वहां से बिना कोई जवाब दिए चला जाता है और याद करता है कि उजुई ने उसे बोलने से मना किया है क्योंकि उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई जानवर मरने की हालत में हो। वहीं अब माकियो का रूम आता है जहां बहुत अंधेरा है और हर तरफ रिबन्स लटक रहे थे। तभी माकियो दिखाई देती है जो उन्हीं कुछ रिबन्स से बंधी हुई बैठी है। तभी एक डीमन की आवाज आती है जो पूछती है कि बताओ तुम ये लेटर्स किसे लिखती हो माकियो? इनोसुके भी माकियो के रूम तक पहुंचने वाला होता है। इनोसुके भी माकियो के कमरे तक जाने के लिए निकल जाता है। वहीं जेनित्सु अपने हाउस में घूम रहा होता है और सोचता है कि वो तो भूल ही चुका है कि वो यहाँ क्यों आया है। उसे उजुई की तीसरी वाइफ हिनात्सुरु को ढूंढना है पर यहाँ पर कुछ ठीक से चल ही नहीं रहा है। हाउस की ओनर भी 2 दिन पहले ही मर गई है जिसके कारण यहाँ बहुत शांति है। तभी उसके तेज कानों में एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है। यहाँ इनोसुके माकियो के रूम तक पहुंच जाता है पर डीमन को उसके पैरों की आवाज आ जाती है। माकियो सोचती है कि उसे उजुई को देर होने से पहले ही इस बारे में खबर कर देनी पड़ेगी पर इतने में डीमन उसे अपने रिबन से और टाइट पकड़कर हवा में लटका देती है। इनोसुके देखता है कि माकियो का खाना अब तक दरवाजे के बाहर है। इसका मतलब या तो वो बीमार है या खतरे में है पर यहाँ कुछ तो अजीब है। इनोसुके को फिर गुस्सा आता है कि सब पता होने पर भी वो यहाँ चुपचाप बैठा है और वो भागकर माकियो के कमरे का गेट खोल देता है पर वो शॉक रह जाता है ये देखकर कि कमरा खाली है। मगर कमरा पूरी तरह बंद होने के बाद भी उसमें हवा चल रही थी जिससे उसका शक बढ़ जाता है। उसे महसूस होता है कि एटिक में जरूर कोई है। इतने में इनोसुके एक बाउल उठाकर छत पर फेंकता है जिससे डीमन वहां से भागना शुरू कर देता है। इनोसुके भी पूरी हद तक डीमन का पीछा करता है जो दीवारों के अंदर से भी भागने लगता है। उसे पता होता है कि अभी दिन है तो डीमन बाहर नहीं आएगा पर एक जगह आकर उसे डीमन का निशान मिल जाता है और वो वहां पंच करने जाता है पर तभी उसके सामने नशे में धुत एक आदमी आ जाता है और इनोसुके का पंच उस पर लग जाता है और आदमी बेहोश हो जाता है। इतने में डीमन आगे निकल जाती है और किमोनो में होने की वजह से इनोसुके अपनी सेंस टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं कर पाता और डीमन उसके हाथों से निकल जाती है। अब इधर जेनित्सु उस बच्ची के पास आता है जो रो रही है। वो देखता है कि उसके कमरे की हालत बहुत खराब है। वो पूछता है यहाँ क्या हुआ और ये सब किसने किया। वो फिर बच्ची को चुप कराने लग जाता है। इतने में उसे अपने पीछे से आवाज आती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आवाज सुनते ही जेनित्सु बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसका गला सूख गया था और उसके तेजी से पसीने छूट रहे थे। उसके हाथ भी कांपने लगते हैं और वो सोचता है कि ये आवाज किसी इंसान की नहीं है, ये कोई डीमन है और उसके आने के बारे में मुझे पता तक नहीं चला। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी, जिसका मतलब ये जरूर अपर रैंक की डीमन है। ये डीमन इस हाउस की ओइरान 12 ही बी में है। वो दोबारा उससे सवाल करती है जिस पर उसके पीछे खड़ी 2 और बच्चियां बताती हैं कि उस पर गुस्सा मत करो, वो परसों ही यहाँ आई है। पर ओइरान गुस्से वाली नजरों से उन्हें देखने लगती है और कहती है कि तो क्या हुआ अगर ये परसों ही आई है, जिससे दोनों बच्चियां डर कर बैठ जाती हैं। जेनित्सु कहता है कि वो बस बच्ची की आवाज सुनकर यहाँ आ गई, जिस पर ओइरान उसके चेहरे को गंदा बोलने लगती है और कहती है कि तुम जैसी डरावनी शक्ल होने से तो मर जाना ही बेहतर है। फिर वो रोती हुई बच्ची से पूछती है मैंने तुम्हें ये जगह साफ करने को कहा था ना, जिस पर बच्ची माफी मांगती है पर ओइरान उसे कान से पकड़कर उठा लेती है और चुप हो जाने को कहती है। जेनित्सु से यह देखा नहीं जाता और वो ओइरान का हाथ पकड़ता है और बच्ची को छोड़ देने के लिए कहता है। दूसरी तरफ तांजीरो दिल लगाकर अपने हाउस के सारे काम कर देता है। वो हाउस की ओनर से इतना काम मांगता है कि ओनर खुद परेशान हो जाती है कि अब इसे क्या काम दे।
दूसरी तरफ इनोसुके के हाउस की ओनर दीवार के गड्ढे को देख रही होती है जिसे इनोसुके के पंच ने बनाया है। ओनर गुस्से से इनोसुके के रूम तक पहुंच जाती है ताकि वो उसे कुछ मैनर्स सिखा सके, पर जैसे ही वो इनोसुके के रूम का दरवाजा खोलती है वो देखती है कि इनोसुके ने अपने सिर के ऊपर पैर हवा में लटका रखे हैं। ओनर शॉक हो जाती है और पूछती है कि ये क्या है। वहीं इनोसुके सोचता है कि प्योर कंसंट्रेशन के बाद भी वो डीमन का पता नहीं लगा पा रहा है और वो बेहद अजीब सी स्टाइल में घूमकर खड़ा हो जाता है। ओइरान यहाँ जेनित्सु से पूछती है कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा, जिस पर जेनित्सु दोबारा उसे बच्ची को छोड़ देने को कहता है। ओइरान को इससे गुस्सा आ जाता है और वो जेनित्सु का हाथ हटाकर उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मार देती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी हाउस की ओनर ओइरान से बात कर रही होती है। मैडम बताती हैं कि तुम्हारे आने के बाद डर के मारे कई लड़कियों ने आशिनुके कर लिया है, कईयों ने तो खुद की जान भी ले ली, पर अब बस बहुत हो गया है। ओइरान जवाब देती है कि उस पर ये इल्जाम लगाना गलत बात है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि लोग उसे सामने से आकर परेशान करते हैं, पर मैडम कुछ नहीं सुनती। ओइरान उनसे कहती है कि याद करो कौन आपको इस हाउस में सबसे ज्यादा पैसे दिला रहा है। ओइरान की आंखें देखकर मैडम को डर लगता है और वो बताती है कि इनके बारे में बचपन में उसे एक लेडी ने कहानी सुनाई थी। उसने बताया था कि एक ओइरान है जिसे उस लेडी ने बचपन में देखा था। वो बहुत ही खूबसूरत और जवान थी जिसे सब चाहते थे, और जब वो लेडी बूढ़ी हो गई तब भी वो ओइरान बिल्कुल भी नहीं बदली। ऐसी ओइरान के नाम के आखिर में हिमे लगा होता है और जब भी उन्हें कोई परेशान करता है तो वो ऐसे ही तिरछी नजरों से गुस्से में देखा करती है, जैसे कि 12 बी में अभी कर रही है। मैडम अपने हाथों में एक चाकू लिए हुए थी और वो ओइरान से पूछती है कि आखिर वो है क्या, वो इंसान भी है या नहीं। इतने में कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं और 12 बी में अपने असली डीमन रूप में आकर मैडम को भी अपने रिबन से पकड़ लेती है। वो कहती है कि जब मैडम को ये पता चल गया था तो उसे चुप रहना चाहिए था, इसी तरह से सब जिंदा रहते हैं पर अब उसे मरना पड़ेगा। वो बताती है कि वो एक अपर रैंक 6 किजुकी डाकी है और उसे मैडम के जैसे बूढ़े, बदसूरत या गंदे लोगों को खाना पसंद नहीं है और वो मैडम को बालकनी से बाहर फेंक देती है जिससे मैडम की मौत हो जाती है। डाकी अब अपने कमरे में आती है और देखती है कि वहाँ मुजान बैठा है, जिसे देखकर डाकी उसके सामने सिर झुका लेती है। मुजान कहता है कि डाकी ने काफी लोगों को खा लिया है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन गई है तो उसे खुश होना चाहिए, पर जब सब कुछ अपने हिसाब से चलने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो डाकी को संभल कर रहना चाहिए। फिर मुजान डाकी को प्यार से आवाज लगाता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें पता है ना डाकी, मुझे सबसे ज्यादा तुमसे ही उम्मीदें हैं और अब से तुम और ज्यादा ताकतवर बनोगी और हाशिरा से तुम्हें बचकर रहना चाहिए। हाशिराज अपनी शक्ति से एक नजर में हम डीमंस को पहचान लेते हैं, लेकिन हम डीमंस ये पता नहीं कर सकते कि कौन मामूली इंसान है और कौन हाशिरा। अब प्रेजेंट में डाकी के जेनित्सु को पंच करने से जेनित्सु दरवाजे तोड़ते हुए दूर जाकर गिर जाता है। हाउस का ओनर वहां आता है और डाकी से जेंको को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। वो हाथ जोड़कर कहता है कि कस्टमर्स आने वाले हैं और वो हाउस की ओइरान यानी डाकी के बिना शुरू नहीं कर सकते, उन्हें उसकी जरूरत है और वो प्रॉमिस करते हैं कि उसे अब से कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अचानक ही डाकी का चेहरा बदल कर एक प्यारी लड़की जैसा बन जाता है और वो हंसकर कहती है कि शायद मैं इस लड़की पर ज्यादा ही गुस्सा हो गई और आप माफी मत मांगिए, माफी मुझे मांगनी चाहिए। फिर डाकी उन छोटी बच्चियों से उसका कमरा साफ कर देने को कहकर काम पर चली जाती है, मगर डाकी जाते जाते जेनित्सु को देखती है। वो सोचती है कि भले ही ये लड़की अभी बेहोश है और आसानी से हार गई, पर उसका इस तरह गिरना एक टेक्निक है, जिसका मतलब ये जरूर डीमन स्लेयर कॉर्प से है। पर उसकी स्किल्स देखकर ये नहीं लगता कि वो एक हाशिरा है, जिसका मतलब सब उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो अपने रोज के काम कर रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आती है जो सिर्फ रात में उसे महसूस होती है। इधर जेनित्सु को होश आता है और वो तीनों लड़कियां उसे थैंक यू बोलती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस पर जेनित्सु गलती से ये बोल पड़ता है कि ये तो मर्द होने के नाते मेरा फर्ज था। फिर वो बात पलट देता है। जेनित्सु को आराम करने का बोल तीनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं और उनके जाते ही वो डीमन जेनित्सु को भी अपने रिबन्स में किडनैप कर लेती है। अब हम देखते हैं कि तांजीरो के हाउस की जो ओइरान है कोइनात्सु, वो बहुत ही अच्छी है और अपनी छोटी असिस्टेंसेस के साथ काफी अच्छे से बात करती है। इधर जेनित्सु के हाउस के ओनर को पता चलता है कि जेंको लापता हो गई है। अब ये ओनर जानता है कि ये डीमन का काम है, लेकिन डर के मारे वो ये बात किसी
किसी को नहीं बताता है और बोलता है कि ज़ेंको के बारे में अब से कोई बात नहीं करेगा। कुछ देर बाद इनोसुके और तांजीरो छत पर बैठे होते हैं, जहां इनोसुके उस डीमन के बारे में तांजीरो को बताता है जो कि उसके घर में है। पर तांजीरो को उसकी बातें काफी अजीब लगती हैं। वो दोनों यहाँ उजुई और जेनित्सु का इंतजार करने लगते हैं। इतने में उजुई वहाँ आ जाता है और बताता है कि जेनित्सु अब नहीं आएगा। दोनों को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर उजुई बताता है पिछली रात से ही जेनित्सु गायब है। वो फिर कहता है कि मुझे तुम लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी रैंक अभी इसके लिए बहुत कम है। मैं अपनी वाइफ्स को बचाने में सब भूल गया था, तो मैं यही कहूंगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ ताकि तुम जिंदा रह सको। अगर यहाँ का डीमन अपर रैंक का हुआ तो तुम भी मारे जाओगे। जिस पर तांजीरो उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर उजुई वहां से चला जाता है। तांजीरो कहता है कि उजुई को हम पर भरोसा नहीं है क्योंकि हमारी रैंक अभी सबसे लो है। पर इनोसुके उन्हें बताता है कि उनके पिछले मिशंस के बाद उनकी रैंक बढ़ चुकी है। मिजुनोटो से बढ़कर अब वो तीनों कोनोई रैंक पर आ चुके हैं। जिसके बाद इनोसुके अपनी रैंक का नाम बोलता है और उसके हाथ पर उसकी रैंक दिखाई देने लगती है। तांजीरो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं और उसे ये पता ही नहीं था। और इनोसुके बताता है कि इसी से पता चलता है कि वो डीमन स्लेयर्स हैं। तांजीरो फिर इनोसुके से कहता है हमें मिलकर ओगीमोटो हाउस की छानबीन करनी चाहिए क्योंकि इनोसुके को डीमन वहीं दिखा था। तो तांजीरो इनोसुके से रात में उसके आने का वेट करने को कहता है ताकि दोनों मिलकर उस डीमन को पकड़ लें। ये सुनकर इनोसुके को गुस्सा आ जाता है। वो क्यों तांजीरो का वेट करे और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देता है, जिससे ओगीमोटो हाउस की ओनर को बड़ा गुस्सा आता है। तांजीरो फिर बताता है कि डीमन उसके घर में होकर भी हम ढूंढ नहीं पाए और जेनित्सु भी अपने हाउस से लापता हो गया है, जिसका मतलब है कि उन तीनों हाउस में आने जाने का जरूर कोई खुफिया रास्ता है जिसमें ये डीमंस छुपे रहते हैं और रात में ही इंसानों के बीच निकलते हैं। यहाँ के लोग रात में भी जागते हैं, जो डीमन के लिए बहुत अच्छा है और एक प्रॉब्लम भी, क्योंकि फिर बिना किसी की नजर में आए इंसान मारना या उसे छुपाना मुश्किल का काम है। इसीलिए इन्हें लगता है कि जेनित्सु और उजुई की वाइफ्स अभी भी जिंदा है, इसीलिए हमें मिलकर उन्हें बचाना होगा। अब दोनों रात को मिलने का डिसाइड करते हैं। शाम को कोइनात्सु दोबारा अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और उन्हें डिनर करने के लिए बाहर भेज देती है। उनके जाते ही उसके पीछे तांजीरो अपने असली रूप में आ जाता है। वो कोइनात्सु को सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक लड़का है और यहाँ किसी मिशन पर आया है, जिस पर कोइनात्सु बताती है कि वो ये बात पहले से जानती है। उसे तांजीरो की आवाज सुनते ही ये बात पता चल गई थी, जिसे सुनकर तांजीरो का दिल काफी छोटा हो जाता है। कोइनात्सु फिर उससे पूछती है कि क्या वो सूमा के लिए सच में परेशान था, जिस पर तांजीरो बताता है कि वो सब सच था और वो सूमा और बाकी सभी गायब हुए लोगों को बचाकर वापस ले आएगा, इसीलिए आज रात वो यहाँ से जा रहा है। कोइनात्सु बताती है कि कल उसका भी यहाँ आखिरी दिन है, उसे भी कोई चाहने वाला मिल गया है जिसके साथ वो शादी करके चली जाएगी, जिस पर तांजीरो उसे खूब सारी विशेस देता है और चला जाता है। 2 मिनट बाद कोइनात्सु को अपने पीछे से दोबारा आवाज आती है, जिस पर उसे लगता है कि तांजीरो वापस आया है, पर वो पलटकर देखती है कि वहाँ डीमन डाकी खड़ी है। वो कहती है कि कल कोइनात्सु का आखिरी दिन है, तो उसे तो बाय बोलने आना ही था। अब रात हो जाती है और तांजीरो इनोसुके के पास जाने के लिए निकल जाता है, मगर बीच में ही उसे डीमन की स्मेल आ जाती है। तांजीरो उसका पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ इनोसुके तांजीरो का इंतजार करते करते थक जाता है और फैसला करता है कि अब उसे खुद ही डीमन को पकड़ना पड़ेगा। वो खड़ा होता है और जंप करके अपने मुंह से छत तोड़कर उसमें लटक जाता है। वो कुछ आवाज लगाता है, जिससे 2 बॉडी बिल्डर चूहे इनोसुके की तलवारें लेकर आते हैं और इनोसुके भी अपने असली रूप में आ जाता है। ये बॉडी बिल्डर चूहे असल में उजुई के हैं, जो कि उसके बहुत काम आते हैं। इनोसुके जल्दी से कपड़े बदलता है और डीमन को पकड़ने के लिए भाग जाता है। जेनित्सु वाले हाउस में ओनर अपनी अभी अभी मरी वाइफ के खून से भरे कपड़ों को देखकर रो रहा होता है कि तभी अचानक उसके पीछे उजुई आता है और ओनर के गले पर चाकू रख देता है। उजुई फिर पूछता है कि वो ज़ेंको और हिनात्सुरु के बारे में क्या जानता है, मगर ओनर को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इस पर उजुई पूछता है, यहाँ जो लोग गायब हो रहे हैं और मेरी वाइफ को जिसने मारा है, तुम मुझे उसके बारे में बताओ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ये जिसने भी किया है, मैं उसे मौत के घाट उतार कर तुम्हारा बदला लूंगा। ये सुन ओनर जवाब देता है, आखिरी बार मेरी वाइफ के साथ एक ओइरान बाराही बी में थी।
और उसके आने के बाद ही ये सब हो रहा है। ओनर को फिर कोई आवाज नहीं आती और वो मुड़कर देखता है कि उजुई जा चुका था। उजुई फिर 12B में यानी डाकी के कमरे में आता है, पर कमरा खाली होता है। उजुई समझ जाता है कि डाकी शिकार पर गई है और उसके पीछे वो भी निकल जाता है। उजुई को पता होता है कि अगर हिनात्सुरु उसके पास है तो वो उजुई के लिए कोई सुराग जरूर छोड़ेगी। तांजीरो डीमन की स्मेल का पीछा करते करते कोइनात्सु के कमरे तक पहुंच जाता है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि डाकी ने कोइनात्सु को अपने रिबन्स में पकड़ रखा है, पर तांजीरो हैरान रह जाता है क्योंकि कोइनात्सु का सिर्फ सिर उसे दिख रहा होता है पर बॉडी नहीं, जबकि कोइनात्सु जिंदा है। डाकी तांजीरो को देखती है और कहती है कि तुम भी डीमन स्लेयर हो, तुम और कितने हो? 2 को तो मैं पहचान गई हूँ, एक तुम और एक वो येलो बाल वाला लड़का, पर तुम्हें देखकर एक बात तो जाहिर है कि तुम हाशिरा नहीं हो। तांजीरो डाकी की आंख में देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो एक अपर रैंक 6 किजुकी है। तांजीरो अपनी तलवार निकालकर डाकी से कोइनात्सु को छोड़ देने के लिए कहता है। ये सुनकर डाकी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम जानते हो तुम मुझसे क्या कह रहे हो, और वो तेजी से अपने रिबन्स तांजीरो की तरफ लाती है, जिससे तांजीरो काफी दूर जाकर गिर जाता है। कुछ देर में उसे होश आता है और वो सोचता है कि उसके रिबन्स ही उसकी ताकत हैं, जो कि मायावी है और इंसानों को अपने अंदर समा लेते हैं। इसीलिए उन्हें कोई बड़ा खुफिया रास्ता नहीं मिला, क्योंकि डाकी को सिर्फ रिबन जितनी जगह चाहिए किसी को भी गायब करने के लिए। तांजीरो की बॉडी में बिल्कुल जान नहीं बचती है, मगर वो जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है और अपने दिल को तसल्ली देता है कि वो ठीक है। डाकी देखती है कि तांजीरो अभी तक जिंदा है और बोलती है कि तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितना मुझे लगा था। तुम्हारी आंखें भी बहुत अलग हैं, मैं इन्हें नोच डालूंगी। इतने में तांजीरो के कंधे से नेजुको के बॉक्स का एक स्ट्रैप टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि एक और वार लगने से बॉक्स पूरी तरह टूट जाएगा, तो वो बॉक्स उतार कर साइड में रख देता है। तांजीरो नेजुको को बॉक्स से बाहर आने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक तुम्हें जान का खतरा ना हो यहाँ से हिलना मत नेजुको। फिर तांजीरो डाकी से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड इस्तेमाल करता है और डाकी भी उससे लड़ने आने लगती है। तांजीरो बहुत मुश्किलों से डाकी के रिबन से बच जाता है और उस रिबन को काट देता है जिसमें कोइनात्सु कैद है। डाकी तांजीरो की इतनी पावर देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो तांजीरो की तारीफ करती है कि उसने बड़ी चालाकी से कोइनात्सु के रिबन को उससे अलग कर दिया। तुम दिखने में गंदे हो पर तुमसे लड़ने में मजा आएगा, क्योंकि तुम वो चूहे हो जिसकी मौत आ चुकी है। वहीं तांजीरो सोचता है कि ये अपर रैंक 6 है, तो क्या वो अकेला बिना उजुई, इनोसुके और जेनित्सु के इससे लड़ पाएगा? क्या वो ये कर सकता है? पर अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो ये कर सकता है, क्योंकि अब उसे ये करना ही है। हमने देखा कि तांजीरो का सामना डीमन डाकी से हो जाता है। वहीं उजुई डिस्ट्रिक्ट की छतों पर घूम रहा होता है। ऐसे ही कुछ देर में वो डिस्ट्रिक्ट के सुनसान इलाके में पहुंच जाता है और तभी उसे वहां अपनी एक वाइफ हिनात्सुरु दिख जाती है, जो डीमन के रिबन से बंधी हुई है। उजुई फिर उसे छुड़ाता है। हिनात्सुरु की हालत बहुत खराब थी। वो बताती है कि जब तक उसे पता चला कि ओइरान 12B में ही असली डीमन है, तब तक 12B में को हिनात्सुरु पर शक हो चुका था। उससे बचने के लिए हिनात्सुरु ने जहर पी लिया था और इसीलिए हिनात्सुरु उजुई से बात नहीं कर पा रही थी। वो फिर उजुई को उसे छोड़कर डाकी से लड़ने जाने के लिए कह देती है, जिस पर उजुई जवाब देता है कि वो जा रहा है, मगर हिनात्सुरु को दिया हुआ एंटीडोट जैसे ही असर करे, हिनात्सुरु को ये डिस्ट्रिक्ट छोड़कर जाना पड़ेगा। और हिनात्सुरु भी मान जाती है और माफी मांगती है, क्योंकि वो उजुई के किसी काम नहीं आई। उजुई दोबारा से डिस्ट्रिक्ट की छत पर आ जाता है और सोचता है कि लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। फिर वो कंसंट्रेशन के साथ डीमन को खोजता है और उसे डीमन का पता लग जाता है। डीमन जमीन के बहुत अंदर था। उजुई जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और साउंड ब्रीदिंग का 1st फॉर्म रोर इस्तेमाल करते हुए बहुत जोर से तलवार जमीन में गाड़ देता है। धमाका इतना तेज होता है कि दूसरी तरफ डाकी भी उसे सुन लेती है। डाकी तांजीरो से पूछती है कि आखिर तुम लोग हो कितने, जिस पर तांजीरो बताने से मना कर देता है। डाकी बोलती है कि अगर तुम इसका जवाब दे देते तो मैं तुम्हारी यूजलेस लाइफ को बख्श देती, पर अब नहीं।
पर अब तो तुम लड़ने की हालत में भी नहीं रहे। तुम्हारी तलवार देखो, वो अभी से टूटने लगी है। तांजीरो देखता है कि उसकी तलवार में सच में स्क्रैचेस आ चुके हैं। डाकी हंसने लगती है। तुम्हारी ये तलवार बनाने वाला इंसान तो बहुत ही बेकार है। जिसे सुनकर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं है, और जिसने ये तलवार बनाई है वो एक महान योद्धा है। डाकी को अब गुस्सा आने लगता है और उसे याद आता है कि उसे धमाके वाली जगह भी जाना है, तो वो जल्दी से तांजीरो को मारने का सोच लेती है। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो सोचता है कि उसकी तलवार टूटने में उसकी ही गलती है और वो चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले पर फिर भी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक पर वो काबू नहीं पा पाता है। उसे समझ आता है कि वो उरुकोडाकी और गियू के जितना अच्छा नहीं बन सकता है, लेकिन जब भी वो हिनोकामी कागुरा टेक्निक यूज करता है उसमें तांजीरो हमेशा सक्सेसफुल होता है। पर उसे याद आता है कि उसकी बॉडी अभी कागुरा टेक्निक को पूरी तरह अपनाने के काबिल नहीं बन पाई है, और जब भी वो उसकी प्रैक्टिस करता है तो उसकी बॉडी कमजोर पड़ जाती है। अब कुछ महीनों पहले जब ये तीनों ट्रेनिंग कर रहे थे, तांजीरो तब हिनोकामी कागुरा डांस की क्लियर ब्लू स्काई टेक्निक में तलवार चलाता है, मगर उससे तांजीरो को काफी चोट लगती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि तांजीरो हिनोकामी को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है। अब प्रेजेंट में तांजीरो हिम्मत करके डाकी की ओर अटैक करने जाता है। इतने में डाकी भी अपने रिबन्स तांजीरो की ओर भेजती है और तांजीरो हिनोकामी कागुरा रेजिंग सन इस्तेमाल करता है। डाकी हैरान रह जाती है कि तांजीरो ने अपने लड़ने की टेक्निक बदल दी है और अब वो पहले से भी स्ट्रॉन्ग बन गया है। तांजीरो फिर डाकी के पास आता है और फ्लेम डांस यूज करता है, जिससे डाकी पीछे हट जाती है। तांजीरो को याद होता है कि इस अटैक में तलवार 2 बार घुमाई जाती है, जिसके चलते उसके पास अभी भी एक मौका है। डाकी अपना रिबन तांजीरो के गले पर लाती है, मगर इतने में तांजीरो वहां से गायब हो जाता है और जैसे ही डाकी उसे खो देती है, तांजीरो अचानक से डाकी पर पीछे से अटैक करने आ जाता है। तभी उसे डाकी के गले में ओपनिंग थ्रेड भी दिख जाती है। तांजीरो फिर हिनोकामी कागुरा का फायर व्हील यूज करके डाकी को मारने ही वाला होता है, पर डाकी दोबारा बच जाती है और तांजीरो को दूर फेंक देती है। तांजीरो बचने की टेक्निक यूज करता है, पर फिर भी उसे काफी चोट लग चुकी होती है और फिर हिनोकामी कागुरा का यूज करने की वजह से तांजीरो की पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। इतने में दूर से डाकी पूछती है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो, और तांजीरो को मारने उसके पास आने लग जाती है। तांजीरो घबरा जाता है और जल्दी से रिकवरी ब्रीदिंग का यूज करके वो जमीन से उठकर दूर हो जाता है। तांजीरो को महसूस होता है कि डाकी के रिबन्स तलवार से कम नहीं है और उसे जब भी डाकी का ओपनिंग थ्रेड दिखता है वो तभी गायब भी हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेता है तो वो हिनोकामी कागुरा को और अच्छे से यूज कर पाएगा। इससे सीन दोबारा पास्ट में जाता है। एक दिन ओई की स्टूडेंट कियो देखती है कि तांजीरो की बॉडी बहुत गर्म हो रही है और पिछले कुछ दिनों से ही वो 101 डिग्री पर है। कियो ये बात शिनोबू को बताने को कहती है, पर तांजीरो उसे मना कर देता है। वो बताता है कि उसकी बॉडी जब गर्म रहती है तभी वो अच्छे से हिनोकामी कागुरा कर पाता है और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो खुद को गर्म रख रहा है। तो कियो को ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। तांजीरो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है और देखता है कि उसकी बॉडी गर्म होने लग गई है। अब तांजीरो में ताकत आने लग जाती है। वहीं डाकी सोचती है कि उसे इस बच्चे से लड़ना आसान लगा था, पर ऐसा नहीं है। तांजीरो दूसरी तरफ सोचता है कि उसे अब अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी ताकि वो सभी लोगों को डाकी से बचा सके, और वो नहीं चाहता है कि कोई भी ये दर्द सहे, कोई भी परेशान हो या कोई भी किसी अपने को खो दे। और इसी के साथ तांजीरो अपनी तलवार उठाता है और डाकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ ओगीमितो हाउस में एक लड़की चिल्लाती है कि हाउस में एक राक्षस घूम रहा है जिसका सिर जंगली सुअर के जैसा है, पर उसका कोई भी विश्वास नहीं करता। इतने में इनोसुके जमीन के अंदर से निकल कर आता है और सभी को वो दिख जाता है, जिससे सारी लड़कियां डर जाती हैं और इनोसुके अपने सेंसेस से डीमन का पता लगा लेता है। उसे हाउस के नीचे से ही डीमन का एहसास हो जाता है, तो वो वहाँ की जमीन भी खोद देता है। जमीन के अंदर एक पतला सा खुफिया रास्ता इनोसुके को दिखाई देता है, लेकिन वो इतना पतला था कि इनोसुके का सिर्फ हेड ही उसमें जा पा रहा था। तो उसके अंदर जाने के लिए इनोसुके अपनी पूरी बॉडी की हड्डियों को डिसलोकेट कर लेता है और होल के अंदर सांप के जैसा रेंगते हुए जाने लग जाता है। उस रास्ते से इनोसुके बाहर और एक सुनसान अंधेरी जगह पर पहुंचता है। वहां आकर उसे हर तरफ
रिबन्स ही रिबन्स बने हुए दिखाई देते हैं जिसमें उन लोगों की तस्वीरें होती हैं जो गायब हुए हैं। इनोसुके फिर अपनी बॉडी दोबारा जोड़ता है और उसे समझ आता है कि ये तस्वीरें नहीं बल्कि असली इंसान है और इस डीमन की पावर इंसानों को इस तरह से कैद करने की है। चलते चलते इनोसुके के पैर में कुछ आ जाता है और वो देखता है कि जमीन पर बहुत सारे कंकाल पड़े हैं। उसे पता चलता है कि डीमन लोगों को यहाँ कैद रखता है और भूख लगने पर इन्हें रिबन में से निकाल कर खा जाता है। इनोसुके को फिर जेनित्सु भी दिख जाता है और वो सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। इतने में उसे पीछे से आवाज आती है कि ये तो मुझे सोचना चाहिए। इनोसुके देखता है कि वो एक रिबन है जिसकी आंख और मुंह है और जल्दी ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इनोसुके चालाकी से रिबन से लड़ते लड़ते इंसानों के रिबन्स काटने लग जाता है। रिबन इनोसुके की ये स्किल और दिमाग देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होती है और सोचती है कि ऐसी तलवारबाजी तो मैंने कभी नहीं देखी। ये हर एक वार से बच भी रहा है और लोगों को आजाद भी करता जा रहा है, पर इससे उसका फ्रेश खाना बर्बाद हो रहा है। इतने में रिबन के पीछे दो आंखें खुलती हैं। वो डाकी की आंखें होती है और वो कहती है कि तुम्हें इसे जिंदा पकड़ना होगा क्योंकि ये बहुत सुंदर लड़का है। तुम ऐसे 10 सबसे खूबसूरत लोगों को मेरे लिए छोड़ दो और बाकी सभी को मार दो। इतने में इनोसुके रिबन पर हमला करने आ जाता है, पर अब रिबन भी उससे जमकर लड़ती है। वो कहती है कि तुम मुझे कितना भी नुकसान पहुंचा लो, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं मेन बॉडी नहीं हूँ और जिसे भी तुम आजाद करोगे मैं उन्हें दोबारा कैद कर लूंगी। इनोसुके मुड़कर देखता है कि कुछ रिबन्स उसके बचाए लोगों पर अटैक करने जा रहे हैं। इनोसुके उन्हें बचाने जाता है मगर इतने में कुछ चाकू लगने से रिबन्स कट जाते हैं। इनोसुके देखता है कि सामने दो लड़कियां खड़ी हैं। वो कहती हैं कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। फिर वो उसे बताती हैं कि वो सुमा और माकियो हैं, उजुई की दूसरी और तीसरी वाइफ्स। हम देखते हैं कि सुमा बहुत डरपोक होती है और लड़ाई करते करते रोती रहती है। इससे माकियो को गुस्सा आ जाता है और वो सुमा को खड़े होकर चिल्लाने लग जाती है। दोनों की बकबक सुनकर इनोसुके भी हैरान रह जाता है। अब इतने में रिबन का काबू फिर से बढ़ जाता है और वो इनोसुके का मजाक उड़ाने लगती है, पर तभी इनोसुके के पीछे से जेनित्सु निकलता है। जेनित्सु नींद में होता है जिससे उसके अंदर का असली फाइटर जागा होता है और वो अपनी तलवार निकालकर थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म थंडर बोल्ट और फ्लैश 6th इस्तेमाल करता है और बिजली की तेजी से सभी रिबन्स एक बार में ही कट जाते हैं और इनोसुके को ये सच्चाई अब पता चलती है। वो कहता है कि तुम अगर ऐसे ही हो तो तुम्हें जिंदगी भर सोते ही रहना चाहिए। और जेनित्सु की तलवार यहाँ पर वो पहलवान चूहे ही लेकर आए थे। अब माकियो और सुमा रिबन से लड़ते हैं और वहीं रिबन सोचती है कि उसे इस लड़के से 2 आवाजें आई थी। उसके थंडरबोल्ट में एक आवाज उसकी थी और दूसरी आवाज धमाके की थी जो कि ऊपर आई थी। यह धमाका असल में उजुई ने किया था जिससे कि वो भी इस जगह तक पहुंच सके। रिबन को पता चल जाता है कि यहाँ कोई आया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब देखते हैं कि वो उजुई है। रिबन उसे देखते ही समझ जाती है कि वो हाशिरा है और डर जाती है और इतने में उजुई आकर एक झटके में सारे रिबन्स खत्म कर देता है। माकियो और सुमा उसे देखकर इमोशनल हो जाती हैं। माकियो फिर सोचती है कि ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। अपनी जान की परवाह करना उसे सिखाया ही नहीं गया था। ऐसी ट्रेनिंग हुई थी उनकी। पर जब वो उजुई से मिली तो उजुई ने उसे सबसे पहले खुद को बचाने की बात कही जो माकियो ने पहली बार सुना था। उजुई फिर कहता है कि उन तीनों का मकसद उसके पास वापस लौटना है और उन्हें अपनी लाइफ ऐसी ही जीनी चाहिए जिसमें सबसे पहले दर्जे पर वो खुद को रखें, फिर लोगों को और उसके बाद उजुई को। और वहीं उजुई डीमन स्लेयर है तो उसका सबसे बड़ा मकसद लोगों की रक्षा है। पर फिर भी वो अपनी तीनों वाइफ्स को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है और इस बात पर माकियो को भरोसा नहीं होता कि कोई इंसान ऐसा भी सोच सकता है। वो फिर ये बात हिनात्सुरु से डिस्कस करती है जिस पर हिनात्सुरु कहती है कि अगर लॉर्ड टेंजेन को ये बात मंजूर है तो उसे भी मंजूर है। प्रेजेंट में उजुई वाइफ्स के पास आता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरी वाइफ से मुझे यही उम्मीद है। और वो खुद लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। मैं उजुई को उसकी दोनों वाइफ्स माकियो और सुमा भी मिल जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ तांजीरो और डाकी की फाइट चल रही होती है। लेकिन तांजीरो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है।
उसे डाकी का ओपनिंग थ्रेड दिख जाता है, मगर वो टूट जाता है और डाकी उसे जोर से धक्का दे देती है, जिससे तांजीरो दूर जाकर गिरता है। डाकी फिर उसे खत्म करने उसके पास आ ही जाती है, मगर तांजीरो जंप करके बच जाता है। तांजीरो फिर जैसे तैसे डाकी के अटैक्स रोकता है और सोचता है कि वो एक अपर रैंक डीमन को खत्म कर सकता है। डाकी को अब गुस्सा आ चुका होता है। वो आगे आती है और अपने रिबन्स से हर एक सेकंड में तांजीरो पर अटैक करती जाती है। इतने में कुछ रिबन्स जमीन में से निकल कर आते हैं और डाकी की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। तांजीरो ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, पर उसे समझ आता है कि शायद ये वो रिबन्स हैं जो डाकी की बॉडी से निकले थे, मगर अब वो उसमें वापस जा रहे हैं। तांजीरो डाकी पर अटैक करने आता है और इतने में डाकी गायब हो जाती है। तांजीरो को फिर उसकी आवाज छत पर से आती है। डाकी का रूप बदल रहा होता है और वो कहती है कि वो सही थी, एक हाशिरा यहाँ आ चुका है और वो सोच भी नहीं सकती कि मास्टर कितने खुश होंगे। तांजीरो भी देखता है कि डाकी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और डाकी के पास से और भी बुरी स्मेल आने लगी है, जिसका मतलब है कि वो और ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तभी एक आदमी उनके पास वाले घर से निकलकर बाहर आ जाता है और तांजीरो और डाकी दोनों उसे देख लेते हैं। आदमी तांजीरो पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम इतनी रात को शोर क्यों मचा रहे हो, यहाँ लोग रहते हैं। डाकी को इससे गुस्सा आने लग जाता है और ये देखकर तांजीरो उस आदमी को अंदर चले जाने को कहता है, पर आदमी नहीं सुनता और कई सारे लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। डाकी अपने रिबन्स उठा लेती है। तांजीरो जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और उसे अंदर भेजने की कोशिश करता है, पर तब तक डाकी के रिबन्स पूरे मोहल्ले में चल जाते हैं। तांजीरो पलटकर देखता है कि एक ही झटके में उस आदमी का हाथ कट गया है। डाकी का अटैक इतना पावरफुल था कि उससे कई सारी बिल्डिंग्स और उनमें रह रहे कई सारे लोग कट कर मर गए थे। यहाँ तक कि खुद तांजीरो का एक कंधा कट कर अलग हो चुका था। सारे घर भी तबाह हो जाते हैं। तांजीरो उस आदमी से कहता है, आप चिंता मत करो, बस अपना खून बहने से रोको। डाकी ये सब देखकर स्माइल करती है और मुड़कर जाने लगती है, जिसे देख तांजीरो बहुत गुस्से में आ जाता है और डीमन को रोकता है। डाकी उससे पूछती है, अब क्या बचा है, और तुम वैसे भी इतने बुरे दिखते हो, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। वो आदमी और बाकी सभी लोग लाशों को लेकर अंदर चले जाते हैं। तांजीरो को बहुत गुस्सा आता है और उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसकी आंखें खून से लाल हो जाती हैं, पर वो पीछे नहीं हटता। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जहां रेंगोकू के डैड तांजीरो को लेटर लिख रहे होते हैं। वो लिखते हैं कि उनके बेटे के आखिरी पल में उसके साथ रहने के लिए शुक्रिया। वो फिर तांजीरो से उनकी पहली मुलाकात के लिए माफी चाहते हैं। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ के जाने के बाद से उन्होंने बस पीना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को भी उनके हाल पर छोड़ दिया, पर रेंगोकू फिर भी मेहनत करके एक हाशिरा बन गया और वो बहुत ही अच्छा बेटा था और तुम भी उसी तरह महान बनोगे। वो आगे लिखते हैं कि कहा जाता है कि जो सन ब्रीदिंग यूज करते हैं उनके सिर पर जन्म से ही एक निशान होता है, जो तुम्हारे पास भी है। पर अब प्रेजेंट में तांजीरो उस लेटर को याद करते हुए सोचता है कि आप गलत थे। उसके सिर पर यह निशान जन्म से नहीं था, बल्कि एक दिन अपने छोटे भाई को जलने से बचाने पर उसे यह निशान मिला था। उसके डैड के सिर पर ऐसा निशान था जो कि बचपन से था, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, जिसका मतलब मैं महान बनने के लिए नहीं बना हूँ। तांजीरो फिर अभी की रियलिटी देखता है और वो सोचता है कि यहाँ ऐसे ही लोग हैं जो इंसानों को बिना सोचे मार देते हैं और बिना दुख के आगे बढ़ जाते हैं। डाकी वहाँ से जा रही होती है, पर इतने में तांजीरो उसे पीछे से आकर पकड़कर खींचता है और उसकी गर्दन पर तलवार चला देता है, पर डाकी दोबारा बच जाती है, पर तांजीरो उसकी टांग काट लेता है। तांजीरो डाकी से कहता है कि ये लोग तुम्हारी तरह वापस ठीक नहीं हो सकते हैं, तो इन कमजोरों को क्यों मारती हो। डाकी सोचती है कि उसने यही शब्द पहले भी सुने हैं और उसके दिमाग में एक आदमी आ जाता है जो बिल्कुल इसी तरह की बातें करता है कि तुम्हें मासूमों को मारने में क्या मजा मिलता है। डाकी को पता नहीं होता कि ये कौन है, मगर तांजीरो और उस आदमी की बातें बिल्कुल सेम होती हैं। डाकी को फिर समझ आता है कि ये उसकी नहीं बल्कि मुजान की मेमोरीज है और उसमें वो आदमी तलवार लेकर मुजान के पास आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ इनोसुके उजुई पर चिल्लाता है कि वो रिबन तुम्हारी आंखों के सामने से होल में से चली गई, पर तुमने कुछ नहीं किया। पर उजुई उल्टा उस पर चिल्लाकर कहता है, मैंने सबको बचाया है और तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। इतने में माकियो आकर कहती है कि उन्हें रिबन को रोकना होगा, वरना वो और भी खून बहाएगी। और ये सुनते ही उजुई भी उन्हीं होल्स में से जेनित्सु और इनोसुके को लेकर बाहर आ जाता है। तीनों छत पर भागते हुए
डीमन को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ तांजीरो डाकी से कहता है, कभी तुम भी इंसान थी तो फिर तुम दूसरों को कैसे मार सकती हो। पर डाकी गुस्से में कहती है कि उसे अपनी इंसानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है और वो डीमन बनकर ही खुश है। डीमन बूढ़े नहीं होते, उन्हें खाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, न ही वो बीमार होते हैं और न ही मरते हैं। हमें किसी चीज का डर नहीं है। और इसी टाइम हमें एक घर में एक बच्ची दिखाई देती है जो अकेली बैठी है। फिर उसकी मॉम की बीमारी से डेथ हो जाती है और वो बच्ची उनके पास बैठकर रोती रहती है। डाकी फिर कहती है कि उसके जैसे खूबसूरत डीमन जो चाहे कर सकते हैं। डाकी अब अपना ब्लड डीमन आर्ट का 8 लेयर्ड ओबी स्लैश यूज करती है। इसमें उसके रिबन्स क्रिस क्रॉस बन जाते हैं और आसमान से तांजीरो के ऊपर गिरने वाले होते हैं, जिससे तांजीरो मर जाए। अटैक ऐसा होता है कि तांजीरो चाहता तो कभी भाग भी नहीं सकता था और उसके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। डाकी खुश हो जाती है कि अब तांजीरो और उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर इतने में तांजीरो अपनी तलवार उठाता है और बहुत तेज तलवार घुमाकर हिनोकामी कागुरा का बर्निंग बोन्स समर सन यूज करता है। इससे डाकी के रिबन्स जल जाते हैं और इसकी वजह से उन्हें डाकी रीजनरेट भी नहीं कर पाती। तांजीरो लगातार डाकी की रिबन्स को काटता जा रहा था। डाकी कहती है कि उसकी उंगलियां कांपने लगी हैं और सोचती है कि ये डर उसे नहीं बल्कि मुजान को है। वो सोचती है कि तांजीरो अचानक पहले से इतना तेज कैसे हो गया है और क्या इसे दर्द नहीं हो रहा, क्या ये सच में इंसान है। और डाकी जंप करके थोड़ा दूर दूसरी बिल्डिंग पर चली जाती है। तांजीरो उसके पास आ जाता है और डाकी की गर्दन इस बार सच में काट देता है। पर अचानक वो देखता है कि डाकी की गर्दन भी रिबन से बनी है, लेकिन वो इतनी सॉफ्ट होती है कि तांजीरो की तलवार उसे बाकी रिबन्स जैसे काट ही नहीं पाती है और डाकी बच जाती है। डाकी उसे खुद से दूर कर देती है और रिबन से अटैक करती है। तांजीरो भी देखता है कि रिबन्स उस तक आ रहे हैं और किसी रीजन की वजह से उसे वो रिबन्स काफी धीरे आते दिखाई देते हैं, जिससे वो हर रिबन से बचकर उन्हें काटता जाता है। और डाकी को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है। डाकी इतने में देखती है कि तांजीरो ने उसकी सारी बेल्ट्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और अब उन्हें काटने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि तांजीरो ऐसा नहीं कर पाएगा, मगर तांजीरो बहुत ही हिम्मत से सभी रिबन्स काट देता है। डाकी शॉक्ड हो जाती है। तांजीरो फिर डाकी की गर्दन मोड़ने से पहले ही उसके पास आ जाता है और अपनी तलवार घुमाता है, पर डाकी की गर्दन टच होने के पहले ही तांजीरो को अपने छोटे भाई की आवाज आती है जो कहता है कि भैया प्लीज सांस लो। तांजीरो सांस लेता है और खांसना शुरू कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी चोट इतनी गहरी थी कि उसने सांस लेना ही बंद कर दिया था। इसी वजह से वो इतनी ताकत से लड़ रहा था। तांजीरो की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वो गिरकर बस खांसना शुरू कर देता है और डाकी बच जाती है। वो फिर तांजीरो को कहने लगती है, इंसान इसी वजह से बहुत कमजोर होते हैं। डाकी फिर तांजीरो को मारने ही वाली होती है, पर तभी उसे अपने पीछे से अटैक मिलता है। डाकी के सिर पे कोई जोरदार लात मारता है, जिससे डाकी बहुत ही दूर जाकर गिरती है। डाकी पूरी तरह हिल जाती है। कुछ देर में वो देखती है कि तांजीरो के सामने नेजुको खड़ी है और वो बहुत गुस्से में है। नेजुको के दिमाग में वो ख्याल आते हैं कि डीमंस ने कैसे उसकी फैमिली को मार डाला और अब तांजीरो को मारने वाले हैं। डाकी उसे देखती है और उसे मुजान की बात याद आती है। वो बताती है कि मुजान ने उसे बताया था कि एक डीमन लड़की उसकी पकड़ से बाहर जा चुकी है, जैसे कि तमायो चली गई थी। मुजान फिर डाकी को ये काम सौंपता है कि उसे उस धोखेबाज को पकड़कर मार डालना होगा। डाकी समझ जाती है कि मुजान ने इसी डीमन को मारने के ऑर्डर दिए थे। फिर डाकी कहती है कि वो नेजुको को भी अपने रिबन में कैद कर लेगी और सुबह होते ही उसे धूप में जलाकर मार डालेगी। नेजुको इतने में दोबारा डाकी को किक करने आती है, जिससे डाकी समझ जाती है कि नेजुको को बस यही अटैक करना आता है और इसी का फायदा उठाकर डाकी रिबन से नेजुको के हाथ पैर काट देती है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी को बीच में से काटकर 2 टुकड़े करके उसे दीवार में फेंक देती है। डाकी समझ जाती है कि नेजुको पावरफुल नहीं है और उसने ज्यादा लोगों का खून भी नहीं पिया है। नेजुको के ऊपर दीवार के भारी टुकड़े गिर जाते हैं, जिससे उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, पर वो हार नहीं मानती है और पत्थरों से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। डाकी शॉक हो जाती है और देखती है कि नेजुको ने तो अपने आप को रीजनरेट कर लिया है, जबकि उसने खुद नेजुको के शरीर के 2 हिस्से होते हुए देखे थे। इतने में नेजुको एक झटके में अपना हाथ भी रीजनरेट कर लेती है और डाकी को यकीन नहीं होता है कि ये तो अपर रैंक जितनी पावरफुल है। अब नेजुको बहुत ज्यादा गुस्से में होती है
वो अपने मुंह पर बंधा हुआ कवर तोड़ देती है और उसकी बॉडी ग्रो करने लग जाती है। वो एक बच्ची से अचानक एडल्ट बन जाती है और उसकी पूरी बॉडी पर पत्तियों के टैटू जैसे निशान बन जाते हैं। नेजुको के सिर पर एक सींग भी आ जाता है और अब वो बिल्कुल अपर रैंक के डीमन जितनी पावरफुल बन चुकी है। वहीं तांजीरो अभी भी छत पर बेहोश पड़ा होता है। उसे अपने भाई ताकियो की आवाज आती है। ताकियो कहता है कि तांजीरो और नेजुको बिल्कुल सेम है, जो बहुत प्यारे हैं, पर गुस्सा आने पर खतरनाक बन जाते हैं। यहाँ नेजुको दोबारा अब डाकी पर किक से हमला करती है, जिससे डाकी उसके हाथ पैर वापस काटने जाती है, पर तब तक नेजुको पैर बदलकर डाकी को लात मार के जमीन पर पटक देती है, जिससे डाकी को बहुत दर्द होता है। अब नेजुको बेरहमी से बार बार डाकी को मारती रहती है और स्माइल करने लगती है, जिससे डाकी को बहुत पेन होता है। वहीं दूसरी तरफ छत पर बेहोश पड़े तांजीरो के सपने में उसका भाई तेकियो आता है और उसे जगाता है। वो कहता है कि अगर तांजीरो अभी नहीं उठा तो उनकी बहन कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, और ये सुनते ही तांजीरो को होश आ जाता है। यहाँ नेजुको अभी भी डाकी को मारती ही रहती है और उसका रूप डरावना हो जाता है। डाकी जैसे तैसे अपने रिबन्स निकालती है और नेजुको के हाथ पैर और गर्दन काट देती है और उससे दूर हो जाती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नेजुको के ब्लड सेल्स आपस में जुड़े होने की वजह से उसके बॉडी पार्ट्स अलग नहीं होते और नेजुको फिर डाकी के रिबन्स को अपने हाथों से पकड़ लेती है। और तो और डाकी की बॉडी पर लगा हुआ नेजुको का पूरा खून जलने लगता है, जिससे डाकी के शरीर में आग लग जाती है। उसे जलते जलते एक पास का मोमेंट याद आता है, जिसमें दो लोग किसी को ऐसे ही जलता हुआ छोड़ गए थे। डाकी इससे बुरी तरह घायल हो जाती है। वो कुछ करती इससे पहले ही नेजुको उसके पास वापस आ जाती है और उसे दोबारा बुरी तरह मारने लगती है। नेजुको को देखकर ऐसा लगने लगता है कि वो भी एक असली डीमन बन गई है। डाकी सोचती रह जाती है कि ये कौन सा ब्लड डीमन आर्ट है जो कि दूसरे डीमन को ही चोट पहुंचाता है। नेजुको फिर डाकी को लात मारती है, जिससे वो 4 घरों को तोड़ते हुए 5वें घर में जाकर गिर जाती है। लेकिन उस घर में कुछ घायल लोग होते हैं। उनमें से एक लड़की का खून बह रहा होता है और नेजुको भी वहां आ जाती है। बहता हुआ खून देखकर नेजुको खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और बेकाबू हो जाती है। वो उस लड़की को खाने के लिए दौड़ती है, मगर इससे पहले तांजीरो वहां आ जाता है और अपनी तलवार की मयान से नेजुको का मुंह पकड़कर उसे रोक लेता है। तांजीरो उसे शांत होने को बोलता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नेजुको तांजीरो की कोई बात नहीं सुनती है। मगर तांजीरो भी हार नहीं मानता है और नेजुको को पकड़ कर रखता है। कुछ देर ऐसा ही चलता है और इतने में डाकी दोबारा आ जाती है। अब डाकी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो कहती है कि उसकी आधी बॉडी जल गई है और उसे इतनी चोट लगी है कि जो ठीक होने में एक अरसा ले लेगी, और अब वो नेजुको से परेशान हो गई है तो वो उसे खत्म कर देगी। ऐसे ही डाकी अपने रिबन्स निकालकर नेजुको के पास आने लगती है। तांजीरो को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो नेजुको को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उनके पास इंसान खड़े थे और वो इसी कारण डाकी को भी किसी को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक सकता था। इससे डाकी उनके काफी नजदीक आ जाती है और उसके अटैक करते ही उजुई वहां आकर डाकी के सभी रिबन्स काट देता है और तांजीरो से पूछता है, क्या यही नेजुको है? ये तो काफी चमक रही है। तांजीरो चौंक जाता है और पूछता है कि उजुई अब तक कहाँ था। ये सुनकर उजुई तांजीरो पर चिल्लाना शुरू कर देता है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं लॉर्ड उजुई हूँ। डाकी इतने में उजुई से कहती है, तुम एक हाशिरा हो ना, और तुम मुझसे लड़ने आए हो। पर इस पर उजुई इसे चुप हो जाने को कहता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपर रैंक से लड़ने आया हूँ, तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। डाकी को कुछ समझ नहीं आता, पर अचानक ही उसकी गर्दन से खून निकलता है और उसकी गर्दन निकलकर उसके हाथों में गिर जाती है। इसका मतलब उजुई ने आते ही डाकी के रिबन्स के साथ ही उसकी गर्दन भी काट दी थी। दूसरी तरफ इनोसुके और जेनित्सु उजुई के तेज होने की वजह से पीछे ही रह जाते हैं और इनोसुके गुस्सा करता है। जेनित्सु अभी भी सो रहा होता है, मगर उसे चल रही इस लड़ाई की आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती है और वो उस तरफ जाने लगता है। इनोसुके भी समझ जाता है और फिर वो जेनित्सु के आगे आगे भागना शुरू कर देता है। यहाँ तांजीरो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उजुई ने इतनी आसानी से डीमन का गला काट कर इसे मार डाला है। फिर उजुई तांजीरो के पास आता है और कहता है कि यहाँ की लड़ाई अभी बहुत लंबी है, तो इसे कंट्रोल में लाओ। क्या तुम इसे कोई लोरी गाकर सुला नहीं सकते?
इतने में नेजुको के धक्के से जमीन टूट जाती है और वो और तांजीरो बाहर सड़क पर आकर गिर जाते हैं। नेजुको बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुकी होती है और तांजीरो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसे उजुई की लोरी वाली बात याद आती है और उसे वो लोरी भी याद आती है जो उनकी मॉम उन्हें बचपन में सुनाया करती थी। तो तांजीरो भी वही लोरी गाने लगता है। नेजुको इस बीच उसे बहुत चोट पहुंचाती है और उसे नोच देती है, पर तांजीरो नहीं रुकता है और एक मोमेंट आने पर नेजुको के कान में लोरी जाती है, जिससे उसे याद आता है कि ये लोरी नेजुको की मदर उसे बचपन में सुनाया करती थी। उस समय नेजुको अपनी मॉम से बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तांजीरो भैया की आंखें लाल क्यों हैं। उन्होंने आपके पेट में जरूर ढेर सारी लाल बेरीज खाई होंगी। पर इस पर उसकी मॉम बस हंस देती है। नेजुको वापस प्रेजेंट में आ जाती है और अपनी मॉम को याद करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तांजीरो उसे बस देखता ही रह जाता है और नेजुको रोते रोते एक बच्ची के साइज की बन जाती है और सो जाती है। घर के अंदर उजुई भी अब वापस जाने वाला होता है, पर डीमन डाकी का सिर अभी भी उससे बात करता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लेकिन उजुई उसे बिल्कुल भाव नहीं देता है और कहता है कि जरा अपनी हालत देखो, तुम्हारा सिर ही तुम्हारे हाथों में है, तो कहानी खत्म हो चुकी है। फिर वो डाकी से कहता है कि तुम तो अपर रैंक की डीमन थी भी नहीं, जिसे सुनकर डाकी को बहुत गुस्सा आता है। उजुई को समझ नहीं आता कि गला कट जाने के इतने देर बाद भी डाकी अभी तक मरी क्यों नहीं है। अब डाकी इतना चिढ़ जाती है कि वो रोना शुरू कर देती है और उजुई वेट करता है कि वो कब मर के चुप होगी। डाकी गुस्से से अपने हाथ पैर जमीन पर मारने लग जाती है और जोर से अपने भाई को आवाज लगाती है, जिससे उजुई थोड़ा सावधान होकर अपनी तलवार सामने ले आता है। डाकी के रोते रोते उसके शरीर में से कुछ निकलना शुरू करता है और एक और बॉडी उसमें से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही उजुई उस पर अटैक कर देता है। उसने इस दूसरे डीमन को भी मार ही दिया था, लेकिन अचानक ही डाकी और वो दूसरा डीमन गायब हो जाते हैं। उजुई पीछे मुड़कर देखता है कि एक बहुत ही पतला सा लड़का डाकी के पास बैठकर उसे चुप करा रहा है। वो देखता है कि डाकी की गर्दन दोबारा जुड़ गई है और उसके जलने के निशान भी गायब हो गए हैं और वो लड़का डाकी को बता रहा होता है कि वो कितनी सुंदर है। उजुई दोबारा उस पर अटैक करता है, पर उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो लड़का उजुई पर अटैक कर देता है, जिससे उजुई के सिर में चोट आ जाती है और उस लड़के के हाथ में सिकल्स आ जाते हैं और उसकी शक्ल बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह होती है। वो उजुई से कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला था, पर तुम बच गए। दोस्तों, इस डीमन का नाम ग्यूटारो है और ये भी अपनी बहन डाकी की तरह एक अपर रैंक 6 का डीमन है। वो फिर उजुई के हैंडसम होने की तारीफ करने लग जाता है। तुम्हारा चेहरा और हाइट दोनों अच्छे हैं, तुम लड़कियों के बीच में बहुत पॉपुलर होंगे, है ना? मैं तो कितना भी खा लूं, मेरा वजन ही नहीं बढ़ता है। उसे उजुई से बहुत जलन हो रही होती है और वो अपना ही मुंह और बॉडी अपने नाखूनों से नोचने लग जाता है। फिर वो कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हें बुरी तरह से मार डालूंगा। इतने में डाकी कहती है कि भैया प्लीज उसे भी मार दो, जिसने मुझे इतना ज्यादा जला दिया था, और बताती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, पर इन लोगों ने मिलकर उसे परेशान कर दिया था। ये सब सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने मेरी बहन के साथ किया है। ऐसा बोलते बोलते वो अपने सिकल्स तेजी से उजुई पर फेंकता है। घर के बाहर से तांजीरो भी उन सिकल्स को देख लेता है और समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। जिस डीमन से वो लड़ रहे थे ये उसका हथियार नहीं है, मतलब अंदर एक और डीमन है और वो अंदर जाने की सोचता है। इतने में वो देखता है कि इनोसुके और जेनित्सु भी वहां आ चुके हैं और इनोसुके खुद को लॉर्ड इनोसुके बोलने लग जाता है और जेनित्सु सो रहा होता है। तांजीरो उसे अंदर जाने को कहता है और वो नेजुको को 1 मिनट में बॉक्स में सुलाकर आ जाएगा और लॉर्ड इनोसुके उसे हाँ कर देता है। घर के अंदर अभी भी 2 लोग फंसे होते हैं। ग्यूटारो कहता है कि तुम सच में गुड लुकिंग लड़के हो, जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। पर उजुई भी इससे चुप नहीं रहता है और कहता है कि वो बहुत चमकीला है। वैसे मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, मगर मेरी 3 सुंदर बीवियां हैं। ग्यूटारो ये सुनकर इतना गुस्सा होता है कि
वो बेकाबू होते हुए अपना ब्लड डीमन आर्ट फ्लाइंग ब्लड सिकल्स यूज करता है, जिससे 3 खून से बने सिकल्स बाहर आते हैं और उजुई की तरफ ब्लेड की तरह जाने लगते हैं। उजुई अपने पीछे के इंसानों को बचाने के लिए 3 बॉम्ब ब्लास्ट करता है और नीचे वाले फ्लोर पर आकर उन्हें भाग जाने को कहता है। भाग जाओ, पर वो ब्लड सिकल्स उसी की तरफ दोबारा आ जाते हैं। उजुई समझ जाता है कि जब तक ये सिकल्स अपने टारगेट को नहीं मारेंगे ये तबाह नहीं होंगे। उसे ये भी समझ आता है कि अगर वो ग्यूटारो का सिर काट देता है तो शायद उसके साथ साथ उसकी बहन भी मारी जाएगी, क्योंकि शायद उनमें से ग्यूटारो ही मेन बॉडी है। और इसी बात का पता लगाने के लिए वो 3 और बॉम्ब्स उन भाई बहन की तरफ फेंकता है, जिससे पूरा घर धमाके से तबाह हो जाता है। धुआं खत्म होते ही वो देखता है कि उसके सामने एक रिबन से बनी बहुत बड़ी बॉल है, जिसके अंदर ग्यूटारो और डाकी बचकर उजुई के पास आ गए हैं। उजुई इससे इम्प्रेस हो जाता है। ग्यूटारो बोलता है कि हमारी खास बात यही है कि हम मिलकर काम करते हैं। तांजीरो सोती हुई नेजुको को उसके बॉक्स के पास ले जाता है। वो रास्ते में सोचता है कि कैसे नेजुको आज डीमन बनने वाली थी, पर उनकी मॉम की लोरी ने उसे सुला दिया है। नेजुको को बॉक्स में रखकर तांजीरो फिर अपनी चोट पर पट्टी करता है और आने वाले बैटल के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ डाकी का भाई ग्यूटारो उजुई के सामने खड़ा होता है और उजुई का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारी 3 वाइफ्स भी हैं, और तो और तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। लोगों को स्ट्रॉन्ग बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पर तुम पैदा ही स्ट्रॉन्ग हुए हो, इसीलिए मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है और अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ। पर उजुई इस बात पर सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम शायद सालों से जिंदा होंगे, पर तुम्हें इस टाउन के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ खबर नहीं है। वो उन्हें बताता है कि ये जो हमारी कंट्री है इसमें बहुत ही नायाब लोग हैं। कुछ पूरी तरह से मिस्ट्री हैं, जैसे गियोमी। वहीं कुछ सिर्फ 2 महीने में ट्रेनिंग कर हाशिरा बन जाते हैं, जैसे म्यूचिरो। मैं बिल्कुल भी उन जैसा नहीं हूँ। तुम जानते नहीं हो कि मेरे हाथों से कितनी जिंदगियां गई हैं। और उजुई मन में कहता है कि वो रेंगोकू जितना महान कभी नहीं बन सकता। ये सुनकर ग्यूटारो पूछता है कि अगर तुम स्पेशल नहीं हो तो अब तक जिंदा कैसे हो? मेरे हथियार पर जहर लगा था जो कि तुम्हारी बॉडी में पहुंच चुका है, फिर तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? उजुई कहता है कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं शिनोबी हूँ और मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता। इस पर डाकी शॉक होकर बोलती है कि शिनोबी तो सालों पहले ही खत्म हो चुके हैं। उजुई उन्हें बताता है कि ये सच है, जब मैं छोटा था तब हम 9 भाई बहन हुआ करते थे, लेकिन उनमें से 7 मर गए। बस मैं और मेरा छोटा भाई ही जिंदा बचा। तो मेरे डैड ने हमें बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी। मेरा भाई बिल्कुल मेरे डैड के जैसा बन गया। वो अपनी वाइफ्स को सिर्फ वारिस पैदा करने की मशीन की तरह ट्रीट करता था, मगर मैंने तय किया कि मैं अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। वो याद करता है कि 2 साल पहले कैसे वो और उसकी वाइफ्स मास्टर कयागा के पास आए थे। मास्टर कहते हैं कि उन्होंने जो राह चुनी है वो बहुत मुश्किल है। एक शिनोबी की जिंदगी जीना ऑलरेडी मुश्किल रहा होगा, पर फिर भी वो सब इंसानों को बचाने के लिए डीमन स्लेयर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए मास्टर उन्हें थैंक्स कहते हैं। प्रेजेंट में उजुई सोचता है कि उनसे ज्यादा तो मैं थैंकफुल हूँ। वहीं ग्यूटारो उजुई को देखकर हंसता रहता है, क्योंकि बढ़ते टाइम के साथ उजुई की सांस तेज चलने लगती है। ग्यूटारो कहता है कि जहर तुम्हारी बॉडी में धीरे धीरे ही सही, लेकिन फैल रहा है। पर उजुई जवाब देता है कि मैं अपने फ्लैशी वे में तुम्हें और तुम्हारी बहन डाकी को खत्म कर दूंगा। उजुई इतने में आगे बढ़ता है ग्यूटारो को मारने के लिए और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। डाकी और ग्यूटारो दोनों साथ में उजुई पर हमला करते हैं और उजुई लात मारकर डाकी को ग्यूटारो से अलग कर देता है। फिर उजुई दोबारा अपने बॉम्ब्स निकालकर उन पर फेंकता है। ग्यूटारो सोचता है कि बॉम्ब से लगने वाली आग डीमंस को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हील करना मुश्किल है। वो देखता है कि डाकी को बॉम्ब लग गया है और उसका सिर दोबारा कट गया है। डाकी अपना सिर वापस लगाती है और रोने लगती है। तभी उजुई अपनी तलवार ग्यूटारो की गर्दन के पास ले आता है, जिस पर ग्यूटारो शॉक हो जाता है कि ये तलवार साइज बदल सकती है। पर फिर वो देखता है कि उजुई की दोनों तलवार जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो इतनी दूर आ गई, पर वो ग्यूटारो को मार नहीं पाई।
बस उसका गला थोड़ा सा स्क्रैच हो गया। ग्यूटारो कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मारे जाओगे, क्योंकि जहर तुम्हारे अंदर फैल रहा है। अभी भी हम जैसे तैसे बात कर रहे हैं, तुम अपनी मौत के करीब जा रहे हो। इतने में वहां इनोसुके और सोता हुआ जेनित्सु आ जाते हैं और इनोसुके कहता है कि अब यहाँ लॉर्ड इनोसुके आ चुका है, तो तुम बच नहीं पाओगे डीमन। और तभी उजुई के सामने तांजीरो भी आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ माकियो और सुमा पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट खाली करवा रहे होते हैं ताकि किसी और को इस लड़ाई का नुकसान ना पहुंच पाए, और हिनात्सुरु कहीं अंधेरे में छुपते हुए जा रही होती है। उजुई कहता है कि तुम्हारी एंट्रीज तो काफी फ्लैशी है, मैंने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है। जिस पर ग्यूटारो कहता है कि तुम्हें जितने बच्चे बुलाने हैं बुला लो, पर तुम फिर भी मारे जाओगे, तो मुझे घूरना बंद करो। यहाँ तांजीरो सोचता है कि ये 1 से 2 डीमंस हो चुके हैं और वो रिबन डीमन अभी तक जिंदा कैसे है। शायद ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इनकी मेन बॉडी ये मेल डीमन है। तांजीरो को उसके पास से बहुत ही खतरनाक और गंदी स्मेल आती है। उसे लगता है जैसे उसका गला इस स्मेल से जल जाएगा। तांजीरो के हाथ भी कांप रहे थे। वो सोचता है कि मैं ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है, या शायद मुझ में इससे लड़ने की हिम्मत नहीं है इसीलिए। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इनसे लड़ना होगा और जीतना होगा, क्योंकि और उजुई चिल्लाकर जवाब देने लगता है, क्योंकि हम डीमन स्लेयर कॉप हैं। डाकी उसे जवाब देती है कि तुम्हारी जीत तो तब होगी जब तुम अपनी बॉडी से जहर निकाल पाओगे। और तब तांजीरो को पता चलता है कि उजुई की बॉडी में जहर है। उजुई मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि थोड़ा सा जहर तो मेरी बॉडी को लड़ने में और मदद करने वाला है, और मेरे साथ 3 फाइटर्स हैं जो अपने हाथ पैर कटने तक भी तुमसे लड़ते रहेंगे। और मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम दोनों को कैसे खत्म करना है। तुम दोनों की गर्दन हमें एक साथ काटनी पड़ेगी। तांजीरो पीछे मुड़कर उजुई को देखता है और उसे देखते देखते तांजीरो को उजुई में रेंगोकू की छवि दिखने लगती है। उजुई और इनोसुके हंसने लगते हैं, ये सोचकर कि फिर तो इन्हें मारना आसान होगा। पर ग्यूटारो कहता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन आज तक कोई हाशिरा हमारी गर्दन नहीं काट सका है, बल्कि मैं अब तक 15 और डाकी 7 हाशिरास को मार चुकी है। फिर डाकी अचानक उजुई पर अटैक करती है और बिजली की तेजी से जेनित्सु उजुई के सामने आकर डाकी की रिबन्स को रोक देता है और फिर डाकी को लेकर घर की छत पर चला जाता है। तांजीरो जेनित्सु को आवाज लगाता है, जिस पर इनोसुके कहता है कि तुम उसकी और मेरी चिंता मत करो, हम दोनों उस रिबन वाली डायन को देख लेंगे और तुम दोनों इस झिंगुर डीमन से निपटो। छत पर जेनित्सु डाकी से कहता है कि उसे उस बच्ची से जाकर माफी मांगनी चाहिए जिसका डाकी ने कान खींचा था। भले ही पूरे हाउस में वो पैसे लाती है, पर उसका किसी इंसान पर हक नहीं है। डाकी जवाब देती है कि इतनी खराब शक्ल के साथ तुम्हें मुझे लेक्चर देने का कोई हक नहीं है, और यहाँ सब लड़कियाँ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती हैं। लोग उन्हें खरीदते हैं, बेचते हैं और इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। जो खूबसूरत नहीं है वो चावल का एक दाना भी डिजर्व नहीं करते हैं। जेनित्सु कहता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें वो किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। इतने में डाकी की आवाज बदल जाती है और उसमें 2 आवाजें मिल जाती हैं। वो कहते हैं कि तुम गलत हो, जो हॉरिबल चीजें हमारे साथ हुई हैं वो हम किसी और के साथ ना करें तो हमें चैन नहीं पड़ता। इसी बदले की आग में हम जिंदगी बिताते हैं। और तभी डाकी की बॉडी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसके सिर पर एक तीसरी आंख भी आ जाती है जो कि ग्यूटारो की होती है। तांजीरो के हाथ और ज्यादा कांपने लग जाते हैं ये देखकर कि ग्यूटारो एक आंख से भी स्ट्रॉन्ग है, और वो सोचता है कि यही है अपर रैंक 6 की पावर। पर उजुई के अंदर जहर भर चुका है तो मुझे ही उन्हें बचाकर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो ग्यूटारो के मूव करते ही मैं उस पर हमला कर दूंगा। तांजीरो ये सब सोच ही रहा था कि ग्यूटारो तांजीरो के पास आ जाता है और अपनी सिकल से उसकी गर्दन काटने वाला होता है। पर तांजीरो किसी तरह इस वार से बच जाता है और उजुई और ग्यूटारो की लड़ाई शुरू हो जाती है। तांजीरो अपनी इस हरकत से बेहद शर्मिंदा हो जाता है। वो आगे कुछ करता तभी डाकी के रिबन्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं और तांजीरो और उजुई दोनों अपनी तलवारों से उन्हें रोककर बचते हैं। डाकी ऊपर से हंसती है कि अब वो नीचे हो रही सब चीजें देख सकती है। इनोसुके भी ऊपर आ जाता है और डाकी की तीसरी आंख देखकर शॉक हो जाता है। नीचे ग्यूटारो भी हंसता है
कि उसे लगा उजुई स्ट्रॉन्ग है, पर अब उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। डाकी से भी इनोसुके और जेनित्सु लड़ने लगते हैं और डाकी फिर अपने सभी रिबन्स ऊपर ले लेती है। उजुई की लड़ाई अब ग्यूटारो से बेहद तेजी से शुरू हो जाती है और उसके बॉम्ब से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके हथियार से उजुई को कई जगह कट भी लग जाते हैं। इतने में ग्यूटारो दोबारा अपने ब्लड डीमन आर्ट से बने ब्लेड्स भी उजुई पर फेंकता है, पर तांजीरो उन्हें संभाल लेता है। वो सोचता है कि इन्हें रोकना मुश्किल है, पर उसे याद आता है कि वाटर ब्रीदिंग से शायद कुछ हो सके। वाटर ब्रीदिंग डिफेंस के लिए अच्छी है और तांजीरो उससे ब्लड नाइफ्स पर काबू कर लेता है। यहाँ उजुई साउंड ब्रीदिंग का 5th फॉर्म स्ट्रिंग परफॉर्मेंस यूज करता है, पर उससे ग्यूटारो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और न ही डाकी जेनित्सु और इनोसुके से लड़कर कमजोर पड़ती है और दोनों ही डीमन स्लेयर्स को खुशी खुशी हराने में लगे होते हैं। और क्योंकि जेनित्सु और इनोसुके ब्लेड्स और रिबन्स दोनों से लड़ रहे थे, तो डाकी की गर्दन काटने के लिए उसके करीब जाना नामुमकिन था। इनोसुके मन में ये भी सोचता है कि ग्यूटारो की ब्लेड्स बहुत डेडली हैं। इधर तांजीरो वापस उजुई की हेल्प करने उसके पास आ जाता है। तांजीरो को अपनी पूरी जी जान से लड़ता हुआ देखकर उजुई सोचता है कि उस बच्चे को बहुत चोट आई है और उसका शोल्डर तो काम करने के लायक है ही नहीं। उसका वो बॉक्स भी काफी भारी है, पर फिर भी ये लड़ रहा है। भले ही उसकी ब्लीडिंग रुक गई है, पर ये ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने खुद में जहर आने दिया। अगर मैंने इन्हें अभी नहीं संभाला तो सब बेकाबू हो जाएगा। लड़ाई इतनी तेज होती है कि तांजीरो को सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता है। उजुई भी उसी तरह लड़ाई करता रहता है। इतने में हिनात्सुरु कहीं से उस घर की छत पर कुनाई वाले क्रॉसबो के साथ आ जाती है और ढेर सारे नाइफ्स को ग्यूटारो की तरफ छोड़ देती है। लेकिन ग्यूटारो अब अपना ब्लड डीमन आर्ट शुरू करता है और रैम्पेंट आर्क रैम्पेज के जरिए सभी नाइफ्स रोक देता है। वो मन में सोचता है कि ये नाइफ्स तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर इनसे मुझ पर अटैक क्यों किया। पर तब तक उजुई उसके पास आ जाता है। ग्यूटारो डर जाता है और देखता है कि उजुई पर भी बहुत सारे नाइफ्स लग चुके हैं, पर उसे याद आता है कि वो एक शिनोबी है, तो उसे दर्द की आदत है। इतने में उजुई अपनी तलवार से ग्यूटारो के दोनों पैर काट देता है और ग्यूटारो की गर्दन में भी एक नाइफ आकर लग जाता है। ग्यूटारो सोचता है, मेरे पैर रीजेनरेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जिसका मतलब कि नाइफ्स पर जरूर विस्टेरिया की कोटिंग की होगी। ये अटैक देख तांजीरो भी अपनी तलवार ग्यूटारो की गर्दन पर ले आता है और ग्यूटारो सोचता है कि तुम दोनों ने इतनी जल्दी आपस में सिंक कर लिया है। अब उजुई और तांजीरो दोनों की तलवार ग्यूटारो की गर्दन पर होती, गर्दन तक पहुंच चुकी होती हैं। हिनात्सुरु ऊपर से ये सब देख रही होती है और पास्ट के बारे में सोचती है, जब वो उजुई और बाकी दोनों वाइफ्स के साथ उजुई के मरे हुए भाई बहनों की कब्र पर जाते हैं। उजुई कहता है कि वो कभी इनके साथ दारू नहीं पी पाएगा, इसीलिए वो जाके एक जापानीज दारू कब्र पर चढ़ा देता है और कहता है कि मैं तुम सब के बदले की फ्लैशी लाइफ जी रहा हूँ अपनी तीनों वाइफ्स के साथ। चारों फिर खाना खाने बैठ जाते हैं, जहां हिनात्सुरु उजुई से पूछती है कि क्या उसे अपने भाई बहनों की याद नहीं आती। इस पर उजुई कहता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं उनके बारे में नहीं सोचता, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कल की ही बात है जब मैंने अपना घर छोड़ा था तुम तीनों के साथ। उजुई फिर उन तीनों को भी खाने को कहता है, जिस पर सुमा चिल्लाकर कहती है कि खाना बहुत टेस्टी है और माकियो उस पर फिर से चिल्लाने लगती है। तभी तेज हवा चलती है और साकुरा फ्लावर की एक पत्ती हिनात्सुरु के सिर पर लग जाती है, तो उजुई उसे प्यार से निकाल देता है। माकियो और सुमा को जलन होती है, तो माकियो भी अपने सिर पर बहुत सारी पत्तियां लगा लेती है, पर उजुई समझ जाता है कि उसने ये जानबूझकर किया है। हिनात्सुरु फिर उजुई से वो पत्ती मांग लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है, जिससे बाकी दोनों वाइफ्स चिल्लाने लगती हैं कि उन्हें भी पत्तियां चाहिए। और उजुई जवाब देता है कि यहाँ इतनी पत्तियां हैं, तुम्हें जो चाहिए वो उठा लो। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है। उजुई देखता है कि अचानक ही ग्यूटारो के दोनों पैर रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि उस पर विस्टेरिया पॉइजन का असर खत्म हो गया। उजुई और तांजीरो की तलवार भी ग्यूटारो के सिर तक आ जाती है, लेकिन तब तक ग्यूटारो अपना ब्लड डीमन आर्ट रोटेटिंग सर्कुलर स्लैशेस फ्लाइंग ब्लड सिकल्स इस्तेमाल करता है, जिससे उसके हाथों के चारों तरफ खून की रिंग्स बन जाती हैं, जो कि चाकू जितनी तेज होती हैं। तांजीरो को ये ब्लेड्स लगने वाली थी, तो उजुई उसे लात मारकर दूर कर देता है
उजुई फिर साउंड ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म कांस्टेंट रीसाउंडिंग स्लैशेस यूज करने लगता है, जिससे वहां काफी सारे धमाके होते हैं। पर अटैक रुकते ही वो देखता है कि ग्यूटारो वहां से गायब है। इतने में उजुई के पीछे से डाकी के रिबन्स आने लगते हैं, जिस पर हिनात्सुरु उसे बचने को कहती है और उजुई बच जाता है। वो हिनात्सुरु की ओर देखता है तो हिनात्सुरु कहती है कि आप ग्यूटारो को मारने की कोशिश करते रहो, मैं डाकी का ध्यान भटकाती हूँ। इतने में हिनात्सुरु के पीछे से ग्यूटारो आ जाता है और उसका मुंह पकड़ लेता है। उजुई बहुत घबरा जाता है और उसका पूरा ध्यान भटक जाता है, जिससे डाकी के रिबन्स उसे पूरी तरह अपने अंदर कैद करने लगते हैं। उसे एक दिन याद आता है जब शाम के टाइम वो और उसकी तीनों वाइफ्स एक खाली ग्राउंड में सनसेट देख रहे होते हैं। सुमा कहती है कि काश वो भी एक ड्रैगन फ्लाई जैसे उड़ सकती, पर माकियो उसे फिर बकवास करने पर चिल्लाती है। तभी हिनात्सुरु हंसती है और कहती है कि लॉर्ड उजुई एक बार किसी अपर रैंक डीमन को मार दें, उसके बाद हम सब फ्रंट लाइंस की लड़ाई छोड़कर आम लोगों की तरह ही जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। हम लोग अपनी मर्जी से शिनोबी नहीं बने थे, तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे हमारे हाथों गई हुई जानों का बोझ हल्का हो सके। वो आगे कहती है कि हो सकता है जब वो दिन आए तब हम में से कोई एक वहां ना हो, पर वो दिन बहुत अच्छा होगा। और प्रेजेंट में आकर उसकी इसी बात से उजुई डरा हुआ होता है। तांजीरो दूर से सब देख लेता है और सोचता है कि उसे अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो जैसे तैसे उठकर भागना शुरू करता है और सोचता है कि ग्यूटारो उसे दमदार नहीं समझता, तो वो इस मौके का फायदा उठाकर हिनात्सुरु को बचा सकता है। पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो छत तक भी कूद सके। तो इस बार तांजीरो वाटर और फायर ब्रीदिंग मिला देता है और पता भी नहीं चलता कि कब वो जंप करके ग्यूटारो तक पहुंचा और उसे हिनात्सुरु से दूर कर दिया, जिससे ग्यूटारो तांजीरो से इम्प्रेस हो जाता है। तांजीरो सोचता है कि दोनों टेक्निक्स को मिलाने से वो अटैक भी कर पाएगा और जल्दी थकेगा भी नहीं। फिर तांजीरो उन तलवारबाजों के बारे में सोचता है जो सालों तक अपनी बेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल ढूंढते हैं और ऐसे वो महान बनते हैं। उसे उरोकोडाकी ने जो फॉर्म सिखाया है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि तांजीरो कोई भी फॉर्म कर सकता है। हालांकि वो ग्यूटारो जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है, लेकिन वो उरोकोडाकी के लेसन्स को वेस्ट नहीं होने देगा। ग्यूटारो को समझ नहीं आता कि तांजीरो अचानक कैसे आया और इतने में उजुई भी रिबन्स को चीर कर ऊपर आता है और अपनी तलवार ग्यूटारो की गर्दन तक ले आता है। दूसरी तरफ हम इनोसुके और जेनित्सु को देखते हैं जो डाकी से लड़ रहे थे। उन्हें भी काफी चोट आ चुकी होती है, पर इनोसुके देखता है कि उजुई और तांजीरो मेन डीमन को मारने वाले हैं, तो वो और गुस्से में आ जाता है क्योंकि उन्हें डाकी का गला भी सेम टाइम पर ही काटना पड़ेगा। डाकी के वार से वो बच तो पा रहे थे, लेकिन उसके नजदीक जाना मुमकिन नहीं था। अब इनोसुके गुस्से में डाकी से और तेजी से बिना सोचे समझे लड़ना शुरू कर देता है। तो सोता हुआ जेनित्सु उसे आकर शांत होने को कहता है और ये भी कहता है कि उन्हें दोनों सिर एक टाइम पर काटना जरूरी नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि उनके सिर वापस ना जुड़ पाएं। इनोसुके उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। तुम तो बिल्कुल ही अलग इंसान बन गए हो। वहाँ उजुई और तांजीरो की तलवारों को ग्यूटारो अपने सिकल्स से रोक देता है और हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी गर्दन काट सकते हो। और इतने में दोनों की तलवारों पर ग्यूटारो की स्किन कब्जा करना शुरू कर देती है। उजुई मौका देखकर अपनी दूसरी तलवार को ग्यूटारो तक लाता है, पर तभी ग्यूटारो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है और अपने दांतों से उस तलवार को भी पकड़ लेता है। फिर ग्यूटारो दोबारा अपने हाथों से ब्लड रिंग्स बनाता है और तांजीरो को खुद से दूर करके उजुई को अपने साथ ले जाता है। तांजीरो देखता रह जाता है, पर तभी पीछे से डाकी की रिबन्स उसके और हिनात्सुरु के पास आती है। उन्हें जेनित्सु और इनोसुके संभाल लेते हैं और तांजीरो से पूछते हैं कि क्या तुम लड़ सकते हो। तांजीरो हाँ कहता है और हिनात्सुरु को यहाँ से जाने को बोलता है। हिनात्सुरु भी हाँ करके छुपने चली जाती है और अब तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु मिलकर डाकी से लड़ते हैं। तांजीरो देखता है कि उजुई अकेला ग्यूटारो से लड़ रहा है, जबकि उसकी बॉडी में जहर फैला है, मगर तांजीरो अभी कुछ नहीं कर सकता है। तीनों डाकी से लड़ते रहते हैं, पर उन्हें महसूस होता है कि डाकी को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके चलते तांजीरो कहता है कि डाकी की गर्दन बहुत सॉफ्ट है और उसे काटने के लिए स्पीड चाहिए। वो मिलकर प्लान बनाते हैं कि इनोसुके अपनी दो तलवारों से डाकी के पास जाकर उसकी गर्दन काटेगा और बाकी दोनों उसे वहां तक पहुंचने में कवर देंगे। लॉर्ड इनोसुके कहता है कि अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तीनों के इस प्लान और गहरी दोस्ती का असर यहाँ दिखता है।
और इनोसुके उन पर भरोसा करके अपना बीस्ट ब्रीदिंग का 8th फॉर्म एक्सप्लोसिव रश यूज करके तेजी से डाकी की ओर भागता है। वहीं जेनित्सु और तांजीरो डाकी के रिबन्स इनोसुके तक आने से बचाते हैं। डाकी को लगता है कि ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर वो देखती है कि इनोसुके सच में उसके करीब आ चुका है। इनोसुके अपनी दोनों तलवारें डाकी की गर्दन पर रख देता है, लेकिन डाकी बोलती है कि तुम इसे नहीं काट सकते। लेकिन अब लॉर्ड इनोसुके अपनी तलवारों को आरी की तरह आगे पीछे करने लगता है, जिससे डाकी की गर्दन कट के अलग हो जाती है। इनोसुके उछलकर डाकी का हेड पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। डाकी के रिबन्स अभी भी इनोसुके का पीछा करते हैं, मगर इनोसुके उनसे बचता हुआ भागता रहता है। वो कहता है कि तुम सब बड़े डीमन को संभालो, तब तक मैं इसकी गर्दन को कहीं दूर ले जाता हूँ ताकि तुम इससे बच जाओ। और तांजीरो को भी यही सही लगता है। डाकी का सिर इनोसुके से उसे छोड़ देने को कहता है, पर इनोसुके नहीं सुनता है और उस पर हंसने लगता है। जल्दी ही तुम मारी जाओगी। मगर इतने में अचानक इनोसुके के पीछे ग्यूटारो आ जाता है और अपना सिकल इनोसुके के सीने के आर पार कर देता है और डाकी का सिर उससे वापस ले लेता है। तांजीरो शॉक हो जाता है कि ये कैसे हुआ। वो उजुई को ढूंढता है और देखता है कि उजुई जमीन पर बेजान पड़ा है, यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी कट कर अलग हो चुका है। इतने में तांजीरो के पास डाकी के रिबन्स आ जाते हैं, जो कि आसपास की जगह को काट कर रख देते हैं, लेकिन जेनित्सु उसे बचाकर नीचे की ओर धक्का दे देता है और वो रिबन्स अब बस जेनित्सु को घायल करने वाले हैं। तांजीरो जेनित्सु को खुद का ध्यान रखने को कहता है और उसके दिमाग से सब ब्लैंक हो जाता है। वो सोचता है कि उसे अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहिए था और ये सब जो भी हुआ है इसमें उसकी गलती है। वो इनोसुके से माफी मांगता है, उजुई से माफी मांगता है। वो गिरते हुए सबको सॉरी कहता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। और आखिर में वो नेजुको को भी सॉरी कहता है और बेहोश हो जाता है। इतने में तांजीरो एक सपने में पहुंच जाता है। ये उसका गांव था जहां बर्फ पड़ रही थी और नेजुको उसे आवाज लगाती है। वो कहती है कि तांजीरो को उसे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही माफी क्यों मांगता रहता है। अगर हम गरीब हैं और महंगे किमिनो नहीं खरीद सकते तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। हमारे फादर की मौत बीमारी से हुई थी, तो क्या उनकी गलती थी? उन्होंने बीमारी से लड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो काफी नहीं था। आखिरकार हम सब इंसान हैं, हर चीज हमारे बस में नहीं होती। सबसे जरूरी ये है कि हम आगे बढ़ते रहें। इसीलिए ब्लेम करने की जगह हमें लड़ना चाहिए। कम से कम आप तो इस बात को समझो। और तभी तांजीरो की आंख वापस खुल जाती है। वो सोचता है कि क्या ये पास्ट का कोई सपना था। कुछ देर तो तांजीरो को समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है, क्योंकि डाकी के उस अटैक की वजह से पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जल रहा था। चारों तरफ आग फैली हुई थी और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तांजीरो सोचता है कि काश यहाँ रहने वाले सभी लोग भाग निकले हों। फिर अचानक तांजीरो को नेजुको की याद आती है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है और नेजुको वहीं सो रही थी। तांजीरो को इससे चैन आता है, पर वो कुछ करता उससे पहले ही एकदम से उसके सामने ग्यूटारो आकर खड़ा हो जाता है। वो तांजीरो को चिढ़ाना शुरू कर देता है। तुम कितने किस्मत वाले हो, इतना सब होने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। ये अलग बात है कि तुम में लकी होने के अलावा कोई खास बात नहीं है। तुम्हारे सभी दोस्त तो मर चुके हैं, जैसे कि वो जंगली सुअर, कितना कमजोर है वो। और वहीं वो पीले बाल वाला बच्चा भी मलबे के नीचे दबा हुआ है, तो मैं उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दूंगा। और बचा उजुई, वो भी मर चुका है। मेरे सिकल का जहर उसकी बॉडी में आखिरकार पहुंच ही गया है। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुम सब बस एक शर्मिंदगी हो, और सबसे ज्यादा तुम तांजीरो। फिर ग्यूटारो पूछता है कि वो जो बॉक्स से बाहर आ रही है वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार है ना? इतना तो मैं जानता हूँ। तो वो क्या तुम्हारी छोटी बहन है? तो तांजीरो हाफने लगता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ग्यूटारो मुझे मार क्यों नहीं रहा है। तांजीरो का हाथ भी अब काम करने की हालत में नहीं होता है, तो ग्यूटारो के उसके इतने पास होने के बाद भी वो उसे मार नहीं सकता है। तांजीरो फिर बताता है कि ये बॉक्स वाली लड़की उसकी छोटी
बहन है। ये सुनकर ग्यूटारो और जोर से हंसता है और कहता है कि ये तो और शर्म की बात है कि तुम अपनी बहन को ही नहीं बचा पाए, पर आखिरकार तुम एक इंसान ही हो। तो ये साबित होता है कि तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी अगर तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम्हें उसे अपनी जगह लड़ने नहीं भेजना चाहिए, डरपोक। फिर ग्यूटारो तांजीरो का हाथ उठाता है और कहता है कि इन हाथों से क्या ही होगा, और वो तांजीरो की 2 उंगलियां पलटाकर तोड़ देता है। तांजीरो जोर से चिल्लाने लगता है, जिस पर ग्यूटारो उसके सिर पर मारते मारते कहता है कि तुम एक शर्मनाक चीज हो, और अपनी बहन की पावर से जिंदा बच जाना तो उससे भी बुरी चीज है। तुम बस एक कीड़े हो जो किसी काम का नहीं है। इतने में तांजीरो चुपचाप अपनी तलवार और नेजुको को उठाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। ग्यूटारो और डाकी उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं कि तांजीरो डर कर भाग गया है। कुछ दूर जाने के बाद ग्यूटारो तांजीरो के पास आ जाता है और उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे तांजीरो जलती हुई दीवार से होकर दूसरी तरफ गिर जाता है। पर फिर भी वो रुकता नहीं है और भागता रहता है। ग्यूटारो अभी भी हंसता है, मैंने मेरी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा डरपोक और बेशरम लड़का कभी नहीं देखा। तांजीरो थोड़ा और दूर आता है और फिर गिर जाता है। तांजीरो के पास कुछ खाने का सामान गिरा होता है तो वो उसे उठाकर ग्यूटारो पर फेंकने लगता है, पर उससे ग्यूटारो को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो तांजीरो के करीब आ जाता है। वो कहता है कि तुम इतने बेकार हो, फिर भी तुम में कुछ बात है। शायद तुम्हारे सिर का ये निशान है जो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर अचानक ग्यूटारो खड़ा हो जाता है और कहता है कि शायद मुझे तुम्हें भी डीमन बना देना चाहिए। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अगर तुम डीमन बन जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि फिर तुम मेरे जैसे ही बन जाओगे, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को मार दूंगा, क्योंकि मुझे दूसरे की बहन की बिल्कुल चिंता नहीं है। पर इस बात से डाकी खुश नहीं होती है और वो ग्यूटारो से दोनों को खत्म करने को बोलती है, पर ग्यूटारो नहीं सुनता है। डीमन बनते ही तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और कम से कम अपनी बहन को बचाने के लायक बन पाओगे, पर तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो और आसमान में देखते हुए ना रोने की कोशिश कर रहे हो। और तभी तांजीरो आसमान से नजरें हटाकर ग्यूटारो पर लाता है। वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, इस पूरे टाइम में बस इसका ही इंतजार कर रहा था। और तेजी से ग्यूटारो के सिर पर वो अपने सिर से जोरदार टक्कर मार देता है। ग्यूटारो फिर भी हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे टक्कर से मारने की सोच रहे हो। पर अचानक ग्यूटारो को कुछ अजीब सा लगने लगता है। वो जमीन से उठ नहीं पा रहा था। वो अपने पैर की ओर देखता है कि उसमें वही विस्टेरिया फ्लावर का नाइफ तांजीरो ने उसे मार दिया है। उसे समझ आता है कि इसीलिए तांजीरो वहां से भागता हुआ यहाँ आया था इस नाइफ को ढूंढने। और फिर विस्टेरिया की खुशबू को छुपाने के लिए वो ग्यूटारो पर खाना फेंकने लगा। अब उस नाइफ से ग्यूटारो कमजोर पड़ने लगता है और वो फिर तांजीरो की ओर देखता है जो अपने दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए था। ग्यूटारो सोचता है कि इतना जख्मी होने के बाद भी तुम हमला कर रहे हो। पहले तो तुम्हारी मदद करने के लिए 3 लोग और थे, पर अब तो तुम अकेले हो। फिर तुम हार क्यों नहीं मान रहे हो? वहीं तांजीरो चिल्लाता हुआ ग्यूटारो की गर्दन काटने लग जाता है। उसे नेजुको की आवाज आती है जो उसे खुशी से बड़े भाई आवाज दे रही है। और फिर तभी डाकी ग्यूटारो को रोते हुए बड़े भाई आवाज लगाती है, जिससे तांजीरो रुक जाता है और उसे ग्यूटारो में अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया होता तो इसकी जगह मैं होता। मैं किस्मत वाला हूँ जो अभी तक इंसान हूँ, पर हो सकता है कि इन दोनों के पास कोई चॉइस ना हो, इसीलिए ये डीमन बने। पर अगर मैं भी डीमन बन जाता तो मुझे यकीन है कि डीमन स्लेयर कॉर्प से कोई ना कोई मुझे मार देगा, जो कि अच्छी बात है। इतने में ग्यूटारो मौका देखकर अपने पैर से नाइफ निकालने की पूरी कोशिश करने लगता है। वहीं तांजीरो भी अपनी पूरी ताकत से ग्यूटारो की गर्दन काटने लगता है।
डाकी ये सब देखकर परेशान होने लगती है और ग्यूटारो की मदद करने के लिए अपने रिबन्स फेंकती है और तभी पत्थरों और आग के बीच में से एक बिजली निकलती है जो डाकी के रिबन्स काट देती है। डाकी शॉक रह जाती है और देखती है कि यह ज़ेनित्सु है जो कि अभी तक जिंदा बचा हुआ है। डाकी उस पर दोबारा हमला करने जाती है। इससे ज़ेनित्सु थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करने ही वाला होता है, पर डाकी को अब तक समझ आ चुका होता है कि ज़ेनित्सु बस एक ही फॉर्म यूज कर सकता है। पर ज़ेनित्सु थंडर क्लैप और फ्लैश की गॉड स्पीड टेक्निक यूज करता है। अब ज़ेनित्सु सच में बिजली की तेजी से अटैक कर रहा था, जिससे डाकी और शॉक हो जाती है कि ज़ेनित्सु इतना फास्ट हो गया है। और जब तक वो इसे समझती तब तक डाकी की गर्दन तक ज़ेनित्सु की तलवार पहुंच जाती है, मगर वो डाकी की सॉफ्ट गर्दन पूरी तरह से काट नहीं पाता है। वो सोचता है कि वो इस गॉड स्पीड को बस 2 ही बार यूज कर सकता है, जिसमें एक बार वो इसे ऑलरेडी यूज कर चुका है। तो अगर अब इसने डाकी की गर्दन नहीं काटी तो वो ये मौका गवा देगा। तांजीरो ने बहुत मुश्किल से ये लाखों में एक बार आने वाला मौका बनाया है, तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। वहीं तांजीरो को ग्यूटारो की गर्दन काटते हुए दिखाया जाता है, पर अब ग्यूटारो फिर से ताकतवर बनने लगता है और धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देता है। तांजीरो घबरा जाता है और सोचता है कि ग्यूटारो फिर से खड़ा हो रहा है। जहर को तो अब तक उसे कमजोर बना देना चाहिए था, तो क्या मुझ में ही इसे खत्म करने की ताकत नहीं है? और इतने में ग्यूटारो के ब्लड स्लैशेस शुरू हो जाते हैं। वो पूरी तरह जहर से रिकवर हो जाता है और नाइफ अपने पैर से निकालकर खड़ा हो जाता है। तांजीरो को इससे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बस ग्यूटारो को मारने ही वाला था। अब ग्यूटारो तेजी से गुस्से में तांजीरो पर अटैक करना शुरू कर देता है और तांजीरो बस खुद को बचाता रह जाता है। ग्यूटारो तांजीरो के बहुत ही पास आ चुका होता है और बस तांजीरो की आंखें काटने ही वाला होता है, पर तभी उनके बीच में उज़ुई आ जाता है और ग्यूटारो को अपनी तलवार से पीछे कर देता है। ग्यूटारो चौंक जाता है कि उज़ुई जिंदा कैसे है। फिर वो देखता है कि उज़ुई ने अपने मसल्स बंद कर लिए हैं, जिससे ग्यूटारो का जहर उज़ुई के हार्ट तक कुछ समय के लिए नहीं पहुंचेगा, इसीलिए वो जिंदा है। उज़ुई फिर दोबारा से ग्यूटारो पर अटैक करने आता है और ग्यूटारो भी अपने ब्लड से बड़े स्लैशेस बना देता है, पर इस बार उज़ुई को भी ग्यूटारो का पैटर्न समझ आ चुका होता है। वो उसके स्लैशेस को राइम बना देता है। ग्यूटारो भी सोचता है कि उसके रोटेटिंग सर्कुलर स्लैशेस उज़ुई ने एक सॉन्ग में बदल दिए हैं जिसे वो गा सके। इसने इतना सब कर लिया है, वो भी सिर्फ एक हाथ के साथ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और तांजीरो भी भागता हुआ उज़ुई के ही पीछे आता है। ग्यूटारो को गुस्सा आ जाता है और वो भी उज़ुई की तरफ लड़ने भागता है, जिससे दोनों की कांटे की टक्कर शुरू हो जाती है। दोनों बहुत ही ताकत से और बेहद खतरनाक तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों में घमासान युद्ध होता है। दोनों में कोई हार मानने को तैयार नहीं था। तांजीरो देखता है कि उज़ुई ने एक मौका बनाया है जिससे तांजीरो ग्यूटारो को मार सके और उसे जल्दी करना होगा क्योंकि उज़ुई थक जाएगा। तांजीरो फिर जल्दी से जंप करके ग्यूटारो के पास पहुंचता है, पर ग्यूटारो को समझ आ जाता है, जिससे वो तांजीरो के मुंह में अपना सिकल मारकर उसे रोक देता है। वो हंसने लगता है, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया था पर तुमने उसे जाने दिया। सिकल तांजीरो की गर्दन पर होता है। अब तुम्हारी बॉडी में भी मेरा जहर आ जाएगा और तुम मारे जाओगे। लेकिन तांजीरो हार नहीं मानता है और अपनी टूटी और कटी हुई बॉडी से ही ग्यूटारो की गर्दन पर तलवार मार देता है। ग्यूटारो भी इससे सोचने लगता है कि ये कैसा बच्चा है और ये हार कब मानेगा। तुम किसी भी तरह मुझे नहीं हरा सकते हो। वहीं तांजीरो सोचता है कि अब मुझे अपने सिर से पैर तक का सारा जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर ये डीमन मर पाएगा। वो अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाना शुरू कर देता है जितना उसमें दम है। उसी वक्त अचानक से तांजीरो के सिर का निशान बड़ा हो जाता है और अपना शेप भी बदल लेता है। तांजीरो की आई बॉल्स गायब हो जाती हैं और उसके बालों का कलर भी बदल जाता है। इस मार्क के आने से तांजीरो की ताकत भी बढ़ गई थी और वो इतनी तेज चिल्लाता है कि ग्यूटारो की सच में आधी गर्दन कट जाती है। ग्यूटारो टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि अगर ये मेरी गर्दन काट भी दे
तो भी हम दोनों जिंदा रहेंगे जब तक डाकी सेफ है। इससे उसे डाकी की याद आती है और वो अपनी तीसरी आंख खोलकर देखने लगता है। जेनित्सु और डाकी की लड़ाई चल रही थी, जहां जेनित्सु अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। डाकी भी हंसने लगती है और वो अपने दूसरे रिबन्स को उस पर पीछे से अटैक करने को भेजती है, पर उसकी बदकिस्मती से इनोसुके वहां पर अचानक से हीरो वाली एंट्री मारता है और जेनित्सु को बचा लेता है। डाकी शॉक हो जाती है, इसे तो हमने मार दिया था, तो ये जिंदा कैसे है? इस पर इनोसुके जवाब देता है कि मुझे मेरे ऑर्गन्स शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मैं पहाड़ों पर पला बड़ा हूँ, तो जहर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब लॉर्ड इनोसुके भी डाकी की गर्दन को पिछली बार की तरह काटने लग जाता है। तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके अपनी पूरी जान, पूरी ताकत लगा देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद आखिर में ये उन दोनों डीमन भाई बहन की गर्दन साथ में काटने में कामयाब हो जाते हैं। एक तरफ से डाकी का सिर कटकर घूमता है और दूसरी साइड से ग्यूटारो का, और दोनों सिर एक दूसरे के पास आकर गिरते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उजुई की तीनों वाइफ्स दूर से खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है और सुमा रोते रोते चिल्लाती है कि तुम सबने कर दिखाया। माकियो हिनात्सुरु को उठाती है ये सब दिखाने के लिए, तो हिनात्सुरु को कुछ अजीब लगता है। यहाँ तांजीरो की बॉडी में जहर फैलता जा रहा था, जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उजुई उसे देखते हुए कुछ कहता है, पर तांजीरो को दिखना और सुनाई देना बंद हो जाता है। तांजीरो सोचता है कि मिस्टर उजुई कुछ कह रहे हैं, क्या मैं ग्यूटारो की गर्दन नहीं काट पाया? और तांजीरो जमीन पर गिरने लगता है। वहीं उजुई असल में चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी ग्यूटारो की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, उसमें से लाखों ब्लड सिकल्स निकलते हैं और पूरे टाउन में इतना बड़ा धमाका करते हैं जैसे वहाँ पर परमाणु बम फटा हो। इनोसुके, जेनित्सु, तांजीरो और उजुई को वहाँ से भागने का मौका नहीं मिल पाता। भागने के लिए कहता है, मगर तब तक ब्लास्ट हो जाता है। पर तभी नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आ जाती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से उन सभी ब्लेड्स को जला देती है और इसी तरह सब जिंदा भी रहते हैं और बच भी जाते हैं। अब तांजीरो को होश आता है और नेजुको उसके सामने थी। तांजीरो देखता है कि सब बर्बाद हो चुका है, पर वो और नेजुको सही सलामत है। उसे समझ आ जाता है कि नेजुको ने ही उसकी जान बचाई है और वो उसे थैंक्स कहता है। फिर दोनों मिलकर बाकी सबको ढूंढते हैं। दूर से उन्हें जेनित्सु की आवाज सुनाई देती है, पर तांजीरो में उस तक जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जहर के अलावा भी तांजीरो को काफी चोट लगी हुई है। तो नेजुको उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जेनित्सु तक ले जाती है। वो देखते हैं कि जेनित्सु भी ठीक है और बहुत थक जाने की वजह से रो रहा है। उसे याद भी नहीं कि रात भर उसने क्या किया है। इतने में जेनित्सु उन्हें बताता है कि उसे इनोसुके की हार्ट बीट कम होती हुई सुनाई दे रही है, तो उन्हें उसे बचाना चाहिए। तांजीरो और नेजुको फिर इनोसुके के पास पहुंचते हैं। तांजीरो देखता है कि वो बेहोश है और जहर इनोसुके की बॉडी में फैलता जा रहा है, जिससे इनोसुके मर जाएगा। पर तांजीरो के पास इतना टाइम नहीं होता है कि शिनोबु यहाँ आ सके या वो कासुगाई क्रो से मदद बुलवाए। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता है कि वो इस हालत में क्या करे। तभी नेजुको इनोसुके पर अपना हाथ रखती है और उसे अपने ब्लड डीमन आर्ट की आग से जला देती है। तांजीरो देखता है कि इससे इनोसुके की बॉडी में जहर धीरे धीरे कम होकर खत्म हो गया है और इनोसुके को होश आ जाता है, जिससे वो खाना मांगने लग जाता है। मुझको भूख लगी है, जल्दी खाना दो। वहीं दूसरी ओर उजुई की तीनों वाइफ्स उसके पास बैठकर रो रही होती हैं। अब उनका क्या होगा, और वो उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता है। उजुई उन्हें अपने लास्ट वर्ड्स कहने वाला होता है, पर सुमा इतना ज्यादा रोती और चिल्लाती है कि वो कुछ कह ही नहीं पाता है। तभी उसके पास नेजुको आ जाती है और उजुई को भी आग से जलाने लगती है। सुमा गुस्से में उसे उजुई से दूर ले जाती है और समझाती है कि उजुई अभी मरा नहीं है जो उसका अंतिम संस्कार किया जाए। पर उजुई देखता है कि उसका भी जहर खत्म हो गया है और अब वो भी ठीक है। इससे वो और उसकी वाइफ्स खुश हो जाते हैं और नेजुको को थैंक्स कहते हैं। तांजीरो को फिर डीमंस के बारे में याद आता है और वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है। तांजीरो डीमन ब्लड को स्मेल करके एक जगह आता है जहाँ ग्यूटारो का खून था। वो उसका सैंपल ले लेता है और तमाओ के पास उसकी कैट की मदद से भेज देता है। उसे और नेजुको को फिर ग्यूटारो और डाकी की आवाज आती है, तो वो उनके पास पहुंच जाते हैं। तांजीरो देखता है कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
डाकी और ग्यूटारो के सिर जमीन पर पड़े होते हैं और धीरे धीरे हवा में गायब हो रहे होते हैं। डाकी ग्यूटारो पर चिल्ला रही थी कि ये सब उसकी गलती से हुआ है, उसे हाशिरा को मौका मिलते ही मार देना चाहिए था। वहीं ग्यूटारो कहता है कि डाकी ने भी उसकी कुछ ज्यादा मदद नहीं की है और ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो ग्यूटारो की जिंदगी में ना होती तो आज शायद वो यहाँ मर नहीं रहा होता। तो डाकी ग्यूटारो को कह देती है कि वो वैसे भी इतना बदसूरत है कि बिना डाकी के वो यहाँ तक नहीं आ पाता। ग्यूटारो उसे जवाब देने जाता है पर तांजीरो आकर उसे बोलने से रोक देता है। वो कहता है कि मुझे पता है ग्यूटारो डाकी के लिए ऐसा नहीं सोचता है और उसे डाकी से प्यार है। ग्यूटारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और डाकी तांजीरो को चिल्लाती है कि तुम्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए, ये सब तुम्हारी गलती है। ऐसा कहते ही वो रोने लगती है। फिर वो ग्यूटारो से बोलती है कि प्लीज भैया, मुझे नहीं मरना है, कुछ करो जिससे हम वापस ठीक हो जाएं। और डाकी पूरी तरह फैड हो जाती है। उसे देखकर ग्यूटारो जोर से ऊमे चिल्लाता है। उसे एहसास होता है कि असल में डाकी का नाम कभी डाकी था ही नहीं, उसका नाम ऊमे था। ग्यूटारो को फिर अपनी पूरी लाइफ याद आ जाती है। ग्यूटारो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में सबसे गरीब इलाके के घर में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसे कभी भी कोई इज्जत नहीं मिली। इस जगह बच्चे पैदा होना मुसीबत माना जाता था क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए खाना नहीं होता था। ग्यूटारो की मॉम ने उसे पेट में ही कई बार मारने की कोशिश की और फिर पैदा होने के बाद भी, पर किसी तरह ग्यूटारो जिंदा ही रहा। उसका बस एक ही साथी था, उसका सिकल, जो एक कस्टमर उनके घर छोड़कर चला गया था। लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो बिल्कुल एक सूखी लकड़ी जैसा था और बहुत ही डरावना दिखता था। बाकी बच्चे उस पर पत्थर फेंकते थे और उसे चिढ़ाते थे। वैसे भी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ खूबसूरती को ही पूछा जाता था, उसके जैसे बदसूरतों को नहीं। उसकी लाइफ इतनी खराब थी कि उसे कोई खाना भी नहीं देता था। जब भी उसे भूख लगती थी तो उसे मिटाने के लिए ग्यूटारो को कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरना पड़ता था। फिर उसकी मॉम ने एक लड़की ऊमे को जन्म दिया, जिसके बाद ग्यूटारो की भी जिंदगी बदल गई। किस्मत से ऊमे दिखने में बहुत सुंदर थी। बचपन से लोग उसकी तारीफें करते थे और उसकी वैल्यू बहुत थी, जिससे ग्यूटारो को भी गर्व होने लगा। और ग्यूटारो लड़ने में माहिर था तो वो कर्ज वसूलने वाला बन गया और लोग उससे और डरने लगे। लेकिन ग्यूटारो को अब मजा आ रहा था। पर एक दिन जब ऊमे 13 साल की थी, उसने सेल्फ डिफेंस में एक कस्टमर समुराई की आंख में पिन मार दी और जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला, उन्होंने ऊमे को जिंदा जला दिया। ग्यूटारो उस टाइम वहां मौजूद नहीं था और जैसे ही वो वहां पहुंचा, ऊमे जलकर लाश बन चुकी थी, पर वो अब भी जिंदा थी। ग्यूटारो उसे गले लगाकर भगवान पर बहुत चिल्लाया कि उन्होंने उन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया। इतना सब छीनने के बाद भी वो उसकी बहन को छीन रहे हैं। इसके लिए ग्यूटारो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, वो सबको मार देगा। पर तभी पीछे से वही समुराई ग्यूटारो की पीठ में तलवार मार देता है, जिसकी ऊमे ने आंख फोड़ी थी। समुराई के साथ में ऊमे की हाउस ओनर भी थी, जिसने कहा कि ग्यूटारो से वो बहुत परेशान थी। अच्छा हुआ समुराई ने उसे मार दिया, पर ग्यूटारो उस टाइम जिंदा था। समुराई उसकी जान लेता उससे पहले ही ग्यूटारो ने घूमकर ओनर को अपने सिकल से मार दिया। वो समुराई से कहता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है तो उसे एक आंख के लिए कंप्लेंट नहीं करना चाहिए था। वो समुराई को भी मार देता है और ऊमे को लेकर जाने लगता है। हमेशा के जैसे आज भी उनकी मदद करने को कोई भी नहीं आया था, जिस पर ग्यूटारो ने चिल्लाकर पूछा कि क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों हुआ? ये सारा दर्द, नफरत हमने ही क्यों भुगता? तभी वहाँ 12 किजुकी का अपर रैंक 6 डोमा आता है और कहता है कि इस लड़की की हालत तो बहुत खराब है। किजुकी के हाथ में खुद एक लड़की होती है, जिसके हाथ पैर सब अलग हो चुके हैं और किजुकी काफी हद तक उसे खा चुका है। डीमन कहता है कि मैं बहुत नेक दिल हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ इस जगह रहने का और अपनी बहन को वापस जिंदा करने का। ग्यूटारो मान जाता है और वो किजुकी, ग्यूटारो और ऊमे दोनों को डीमंस बना देता है। ग्यूटारो को इसकी इतनी खुशी होती है कि वो सोचता है कि वो हर जन्म में डीमन बनेगा और उन सबको मार देगा जिनकी लाइफ उससे अच्छी है। पर वो आगे सोचता है कि उसे बस एक बात का अफसोस है, ऊमे अगर उसके साथ नहीं होती तो शायद उसकी जिंदगी में उजाला होता। अगर वो किसी अच्छे हाउस में होती तो एक रिस्पेक्टेबल ओइरान बन जाती, या अगर वो किसी नॉर्मल घर में पैदा हुई होती तो एक नॉर्मल लड़की होती। पर मैंने तुम्हें पाला है, शायद इसीलिए तुम ऐसी बन गई। छीनने के पहले ही छीन लो, यही सिखाया है मैंने तुम्हें। इसी वजह से तुमने उस समुराई को मारा। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो भी आज तुम्हारी लाइफ अच्छी होती।
पर अब प्रेजेंट में ग्यूटारो एक अंधेरी जगह पहुंच जाता है। वो सोचता है कि क्या ये नर्क है। तभी उसे डाकी की आवाज आती है और वो ग्यूटारो के पास आ जाती है। ग्यूटारो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर डाकी उसे घर ले जाने को कहती है, पर ग्यूटारो मना कर देता है और कहता है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। डाकी नहीं मानती है और कहती है कि वो दोनों जहां भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। ग्यूटारो देखता है कि डाकी के पीछे रोशनी है तो वो उसे वहां भेजने लगता है। डाकी ग्यूटारो से माफी मांगती है कि उसने जो भी बोला बस गुस्से में बोला था और वो रोने लगती है। वो ये बात नहीं मानना चाहती थी कि डाकी कमजोर है और ग्यूटारो उसकी वजह से हार गया है। डाकी ग्यूटारो की पीठ पर चिपक जाती है और उसे वो प्रॉमिस याद दिलाती है जो ग्यूटारो ने उसे बचपन में किया होता है। वो कहता है कि अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ठंड और भूख भी उन्हें अलग नहीं कर सकती है। वो दोनों मिलकर हर परेशानी को खत्म कर देंगे और हम हमेशा साथ रहेंगे। इसीलिए डाकी उसके साथ रहना चाहती है और कहती है कि उसे हर जन्म में ग्यूटारो की ही बहन बनना है। ग्यूटारो भी खुशी से मान जाता है और डाकी को लेकर जलती हुई आग के रास्ते से जाता है, जो कि शायद नर्क है। यहाँ तांजीरो के हाथ में ग्यूटारो का सिर भी गायब हो जाता है, जिस पर तांजीरो सोचता है कि क्या वो दोनों मिल गए और क्या दोनों में सुलह हो गई होगी, जिस पर नेजुको हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हाशिरा इग्यूरो उजुई के पास आता है और कहता है कि तुमने अपर रैंक के 6th किजुकी को मारा है, जो कि सबसे लास्ट रैंक है, और तुम्हें इस बात की खुशी है। पर ठीक है, तुमने अपना एक हाथ और एक आंख गवाकर अपर रैंक को मार दिया है, तो शायद अब मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहिए, है ना? सूमा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर इग्यूरो का सांप उसके पास आकर उसे डरा देता है और सूमा चुप हो जाती है। इग्यूरो उजुई से पूछता है, इतना घायल होने के बाद तुम कब तक जंग में वापस आ सकोगे? इस पर उजुई बताता है कि अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, वैसे भी अब मेरी हालत लड़ने के लायक नहीं बची है, और उसे उम्मीद है कि मास्टर भी उसकी बात समझेंगे। पर इग्यूरो को ये बात मंजूर नहीं होती है। वो कहता है कि वैसे भी दिन पर दिन हमारे फाइटर्स कम होते जा रहे हैं और अभी तक हम रेंगोकू की कमी पूरी नहीं कर पाए हैं। भले ही तुम्हारी हालत कैसी भी हो, तुम रिटायर नहीं हो सकते। पर उजुई इग्यूरो को जवाब देता है कि मेरे पास मेरी जगह पर आने के लिए एक इंसान है। वो फिर इग्यूरो से पूछता है कि क्या तुम्हें वो बच्चा याद है जिसे तुम्हें देखना भी पसंद नहीं है? ये बात सुनकर इग्यूरो के होश उड़ जाते हैं कि तांजीरो जैसा मामूली लड़का इतनी बड़ी लड़ाई होने के बाद अभी तक जिंदा बचा है। तांजीरो कमाडो जिंदा है। डीमन स्लेयर्स के कासुगाई क्रोस जाकर मास्टर को ये खुशखबरी दे देते हैं, जिसे सुनकर मास्टर बेहद खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 100 साल लग गए इस चीज को होने में, मगर आज जाकर हमने एक 12 किजुकी को हरा दिया है। वो उजुई, तांजीरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोसुके को थैंक्स कहते हैं और खांसने लगते हैं। मास्टर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। उनके मुंह से बात करते करते खून निकलने लगता है और वो ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं। वो अपनी वाइफ अमाने से कहते हैं कि क्या तुम देख सकती हो, चीजें बदलने वाली हैं। हो सकता है कि सब कुछ बदल जाए और एक दिन उसकी भी हार हो जाएगी। मास्टर आगे कहते हैं कि मुजान की बुत्सुजी, हम तुम्हें हरा देंगे। तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे और तुम हमारे परिवार का सबसे बड़ा और काला धब्बा हो। मास्टर की हालत और खराब होने लगती है और उनकी इस बिगड़ती हालत के लिए अमाने जल्दी से उनकी मेडिसिन्स और पानी मांगती है। दूसरी ओर अकाजा को दिखाया जाता है, जो कि उसी जादुई घर में खड़ा है जहां मुजान पहले लोअर 6 डीमंस को मारने लाया था। उस जगह को इन्फिनिटी कैसल कहा जाता है क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। अकाजा वहां खड़ा होकर सोचता है कि मुजान ने उसे वहां क्यों बुलाया है। क्या इसका मतलब यह है कि कोई अपर रैंक का डीमन मर गया है? और अकाजा ऐसा सोचकर घबरा जाता है। यहाँ उजुई को उसकी वाइफ सहारा देते हुए उसे घर ले जा रही होती है। वो सब आपस में बात करते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है और सभी सही सलामत घर जा रहे हैं और वो चारों ही जिंदा हैं। और तांजीरो, नेजुको, जेनित्सु और इनोसुके, ये चारों भी आपस में गले लगते हुए रो रहे होते हैं। वो बात करते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई वो जीत गए हैं और वो चारों ही इस जीत को देखने के लिए जिंदा बचे हुए हैं और प्रे करते हैं कि वो आगे भी साथ रहें। और इसी के साथ ये सीजन 2 भी खत्म हो जाता है।